जय भारत एवरीवन। आपका सुपर 3000 एमसीक्यूज इस बैच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर की प्रैक्टिस सेशन। और इस ये चैप्टर कोनिसेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे। और बहुत सारे रीज़न है क्योंकि इसके पूरे जो कंसेप्ट है सर्कल में मिलेंगे, आपको पैराबोला में मिलेंगे, एलिप्स में मिलेंगे और हाइपरबोला में मिलेंगे। इस चैप्टर के अलावा वो सारे चैप्टर अधूरे हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता है इसका मतलब आपको पूरा कोनिसेशन नहीं आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को 2-3 दिन चलाऊँ मैं, और बेसिक क्वेश्चन से लेकर हम लोग एडवांस मतलब जितने मेंस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन्स x इक्वल 0, y इक्वल 0, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमको कि ये कोई स्क्वायर दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको मालूम है, और हमको बोला गया क्या है कि डायगोनल के इक्वेशन चाहिए, बराबर ना। तो ये मान लेते कि एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस अगर है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट से देख लो 0,0 कहाँ पे आएगा, एक्स इक्वल 0 मतलब स्ट्रेट लाइन से वैसे एक्चुअली। तो ये स्ट्रेट लाइन्स कौन से होंगे देखो। तो पहला जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है तुमको क्या है वैसे, ये एक्स इक्वल 0। और एक्स इक्वल 0 क्या होता है, एक्स इक्वल 0 होता है एक्स एक्सिस तुम्हारा, वाई एक्सिस सॉरी, ये होगा तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू 0। वाई को 0 कौन सा होता है, ये होता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर सारे जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं, तो इसका मतलब ये उसका इक्वेशन है। फिर बाद में एक्स इक्वल्स टू 1 की एक लाइन है, और एक्स इक्वल्स टू 1 की जो लाइन होगी तुम्हारी कौन सी होगी, देखो ये वाली लाइन है तुम्हारी, समझ में आ रही बात आपको। तो एक्स इक्वल्स टू 1 की जो लाइन होगी ये, अब वाई इक्वल्स टू 1 भी एक है और वो लाइन होगी ये तुम्हारी। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई तुम्हारा रफ का स्केच बन जाएगा। और ये तुम्हारा कौन सा है, y इक्वल्स टू 1 है, और ये तुम्हारा इक्वेशन है x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। तो तुमको क्या बताना है, इसके डायगोनल्स बताना है। तो बहुत इजी है वैसे, मैं बेकार का इसको टाइम ले रहा हूँ वैसे। तो ये वाला जो लाइन बनेगा एक तुम्हारा डायगोनल है, और ये वाला एक लाइन तुम्हारा डायगोनल है, बराबर ना। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो तुमको ये तो पॉइंट मिल ही जाएगा कि ये एक्स 1 है, y इक्वल्स टू 1 इसके अंदर, तो 1 का 1 बन गया। तो एक ये लाइन का इक्वेशन निकालना है तुमको, एक ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट कितने मालूम है, ये है 1,0, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे 1 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस ये एक्स एक्स के ऊपर है इसलिए y की वैल्यू 0 होगी। और ये पॉइंट कौन सा होगा, 0,1 होगा। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब इसके अगर तुमको इक्वेशन बनाना है तो ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन है और 1,1 से पास हो रही है, तो इसका मतलब आंखें बंद करके भी आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो। और इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स। क्यों, क्योंकि इस पे इस वाले लाइन के ऊपर एक्स एंड वाई दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे 1,1 है, यहाँ पे भी 0,0 है, मतलब एक्स एंड वाई दोनों के दोनों सेम है, बराबर ना। तो इसलिए क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स होगा। ये आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप लोग पॉइंट स्लोप से भी जा सकते हो। स्लोप क्या होगा इसका, 1 - 0, तो मतलब 1/1 मतलब कितना आएगा, 1 स्लोप आएगा, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो y - 0 इक्वल्स टू m टाइम्स x - 0, बस ना। ऐसे m की वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये भी चल जाएगा। इस पर्टिकुलर लाइन के लिए देखो इसका x इंटरसेप्ट होता है ये, मैं मतलब जानबूझ के कुछ अलग चीज़ें बोल रहा हूँ वैसे, मतलब इसका x इंटरसेप्ट 1 होगा, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, 1 है। तो इसका इक्वेशन कितना होना चाहिए, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन x इंटरसेप्ट और इक्वल्स टू 1, बराबर ना। वाई इंटरसेप्ट एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, ये होगा इसका इक्वेशन। मतलब हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे भी कर सकते थे तुम, या फिर पॉइंट स्लोप से भी कर सकते थे। ठीक है, तो दो तुम्हारे क्या आ गए, स्ट्रेट लाइन्स आ गए, वाई इक्वल्स टू एक्स और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, तो शायद ये वाला, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे ये दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोला गया क्या है कि जो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये जो 3 वर्टाइसेस है वो किसी एक ट्रायंगल के है ना। और a1 b1 a2 b2 और a3 b3 ये भी किसी एक दूसरे ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। और इसका ये जो वर्टाइसेस इस डिटरमिनेंट में रख दिया, ये वर्टाइसेस इस डिटरमिनेंट में रख दिया, और दोनों को इक्वल करके बताया है। तो अब ऐसा होने के बाद नीचे वाले में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑलवेज ये हमको बताना है, बराबर ना। ये किसी पर्टिकुलर केस में नहीं है, हमेशा सेम, मतलब ये आंसर सही आ जाना चाहिए। तो देख लो क्या हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले देख लो। अगर तुमको तुम्हारे पास क्या दे दिया है कि 3 वर्टिसेस अगर दे दिया है, तो तुम जब ये वैल्यू निकालते हो क्या, x1 y1 और ये 1, फिर यहाँ पे x2 y2 और 1, और ये x3 y3 और 1, अगर ये तुम वैल्यू निकाल रहे हो तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब मैं इसको हाफ टाइम्स लगा दूंगा तो ये हो जाता है क्या, एरिया ऑफ
ट्रायंगल जिसके वर्टेक्सेस क्या है x1 y1 x2 y2 और y3 x3, ये x3 y3 ये जो वर्टेक्सेस है, जिस ट्रायंगल के वर्टेक्स होते हैं उसका एरिया ऐसा बनता है। सही है। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूँ, क्या करूँ कि इसमें अगर हाफ लगा दूँ इस साइड पे और इधर भी अगर हाफ लगा देता हूँ मैं, मतलब दोनों तरफ अगर हाफ लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एरिया है ये जो 3 वर्टेक्स है उस चीज़ का, बराबर। और ये क्या है, ये एरिया है बाकी जो 3 वर्टेक्स लिखा है उसका। मतलब दोनों एरिया को उन्होंने सेम किया, दोनों एरिया को उसने सेम कर दिया। ये बात सिंपल है, क्योंकि हाफ और हाफ तो दोनों साइड था इसलिए कैंसिल हो गया। मतलब दो एरिया सेम है, ऐसा इसका मतलब हो गया। अब दो एरिया अगर सेम होता है तो ट्रायंगल का टाइप क्या होना चाहिए? क्या ये ट्रायंगल इक्वल सिमिलर हो सकता है क्या? सिमिलर हो सकता है क्या? मतलब सिमिलर ट्रायंगल और उसका एरिया सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल तो ये भी है। ये अगर कोई ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं और इसका एक बड़ा ट्रायंगल ऐसा, ये तो दोनों सिमिलर है ना, बराबर ना। तो ये एंगल इक्वल हो गए, तो इसका एरिया कम दिख रहा है, इसका एरिया ज़्यादा दिख रहा है, तो सिमिलर तो हो ही नहीं सकता। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। दोनों के दोनों कॉन्करेंट मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, बराबर ना। तो इसका मतलब दोनों अगर सेम ट्रायंगल बन जाते हैं तो क्या होगा, देखो अगर दोनों ट्रायंगल अगर सेम बन जाते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बराबर, अगर ये ट्रायंगल सेम हो जाते हैं, देखो, तो इसका मतलब इसका एरिया तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्करेंट अगर ट्रायंगल्स है तो इसका मतलब इसका एरिया तो सेम हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना। तो इसका मतलब इसका एरिया जो आएगा और इसका जो एरिया सेम आएगा, ये तो बराबर है। लेकिन देखो ये ऑप्शन पूरे सेट को कंसिडर नहीं कर रहा, और क्या क्या ऐसी भी कोई केस है क्या कि दो ट्रायंगल इक्वल नहीं है फिर भी उनका एरिया सेम आ सकता है क्या? वो देख लो। तो यहाँ पे देख लो, जो अगर मैं ऐसे कोई ट्रायंगल ले लूँ, ये एक ट्रायंगल लेता हूँ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और एक कौन सा ले लेता हूँ, ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब इसका एरिया मान के चलते कितना है, इसका एरिया मान के चलते 12, तो मैं ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल बना सकता हूँ जो कि दूसरा जिसका एरिया 12 है, ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल बना सकता हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे ट्रायंगल होंगे ना। इसका भी क्या करना है मुझे, ये ABC को तो एडजस्ट करना है, तो ऐसा मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ जिसका एरिया 12 आ सके, बराबर क्या। इसका मतलब इन दोनों का एरिया सेम है लेकिन ये कॉन्करेंट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब अगर मैं इस ऑप्शन के साथ चला जाता तो ये ऐसे केसेस को कवर नहीं करेगा, ये तो सिर्फ ऐसे केसेस को कवर करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन ये लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए में क्या लिखा है देखो कि इक्वल इन एरियाज लिखा है। अब इक्वल इन एरियाज अगर होगा तो कॉन्करेंट होगा तो भी होगा, और अगर ये कॉन्करेंट नहीं होगा तो भी दोनों का एरिया तो सेम होगा ही ना। तो इसमें ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इक्वल इन एरिया ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जेडब्ल्यू में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब ये भी सही रहेगा और ये भी सही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनरल आंसर कौन सा है उसको आपको चूज करना पड़ता है, बराबर है क्या। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका कंप्लीट आंसर इसमें नहीं रहेगा लेकिन इसका सबसेट का आंसर रह सकता है, बराबर। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को चेक करना पड़ेगा। हम लोग ये जो प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे वैसे अगर इसमें क्वेश्चन आ जाते तो मैं इसको ऐसे बोलते जाऊँगा, ठीक है। इसमें क्लियर है क्या? ये कॉन्करेंट भी चल जाता आंसर, लेकिन ये अगर इक्वल इन एरिया नहीं होता तो, बराबर क्या। लेकिन अगर इक्वल इन एरिया हो गया तो इस वाले ऑप्शन में ये कॉन्करेंट वाला ऐसे भी कवर हो ही रहा है, बराबर। इसलिए ये क्या होगा कि ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन का आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइंस AX प्लस और माइनस BX प्लस और माइनस C, बहुत ही ईजी है वैसे। अगर मैं ABC की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर लूँ, है ना, कुछ भी अगर कंसिडर कर लेते हैं तो शायद मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा X एक्सिस है और अगर ये तुम्हारा Y एक्सिस है, तो ABC की वैल्यू अगर कुछ भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये कौन सा भी एक साइन फिक्स कर लेते हैं, तो क्या होगा, चलो मान लेते हैं कि एक केस में क्या है कि ABC सारे पॉजिटिव है, तुम कुछ भी मान सकते हो, ABC नेगेटिव मानो कुछ भी पॉजिटिव मानो, लेकिन ABC तो क्या फिक्स नंबर है, तो इसका मतलब एक बार फिक्स साइन हो ही जाएगा उनका, जो भी बनेगा लेकिन फिक्स हो ही जाएगा, बराबर क्या। अगर तुम ABC को अगर क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, तो ये जो लाइन बनेगी तुम्हारी, कौन सी लाइन बनना है तुमको, बनाना है AX प्लस BY, ये पहली लाइन जो होगी AX प्लस BY प्लस C। अब तुमने ABC को जैसे फिक्स कर दिया तो उसके हिसाब से इसका जो X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट भी फिक्स होगा फिर, सही है ना। तो क्या होगा, X इंटरसेप्ट होगा माइनस C/A, मान लेता हूँ माइनस C/A, चलो इसके पॉजिटिव के हिसाब से चलते हैं हम लोग, माइनस C/A तो यहाँ पे आना चाहिए, और Y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस C/B, बराबर है क्या। X इंटरसेप्ट Y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो तुम लोग, X की वैल्यू 0 रखोगे तो Y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, और Y की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या निकल जाएगा, X इंटरसेप्ट निकल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन है ना, कुछ इस टाइप का है, देखो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी, ये दो पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, बस ये लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। अब दूसरी लाइन कौन सी है तुम्हारे पास, दूसरी लाइन है, अब इसमें इस वाले के बदले यहाँ पे अगर मैंने माइनस लगा दिया तो क्या होगा कि ये इसके जो X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट कितने आएंगे,
ये आएगा सी बाई ए और सी बाई बी, मतलब क्या होना चाहिए कि शायद एक होगा ये पॉइंट, ये माइनस तो ऊपर नहीं होना चाहिए ना, नीचे होना चाहिए ना, ऐसे माइनस या अपॉन में, मतलब क्या होगा कि सारे जो ऐसे, मतलब ये एक लाइन कवर हो जाएगी इसमें, ये एक लाइन कवर हो जाएगी और ये एक लाइन कवर हो जाएगी, मतलब सी अपॉन ये से पास करने वाली लाइन माइनस सी अपॉन बी से पास करने वाली एक लाइन होगी, और सी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी से पास करेगी लाइन, मतलब ऐसा कोई एक डायग्राम बनेगा। और ये पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि आगे वाली साइड पैरेलल है इससे और ये साइड इसको पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। अब इसका एरिया कैसे निकालना है? अब ये सीधी सीधी केस है, देखो ये सिमेट्रिक डायग्राम है चारों क्वाड्रेंट से। अगर सिमेट्रिक डायग्राम है चारों क्वाड्रेंट से, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का जितना भी एरिया आएगा, इस ट्रायंगल का जितना भी एरिया आएगा, उतना ही एरिया इस वाले ट्रायंगल का आएगा, उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का आएगा, उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का आएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो क्या होगा कि उस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? ये मिलता है हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट, बराबर ना। तो बेस कितना है इसके अंदर? तो बेस तो होगा तुम्हारा ये इतना, तो ये बेस कितना है देख लो, ये होगा 0 से लेकर यहाँ तक, सी बाई ये इसका लेंथ है, तो कितना होगा ये सी अपॉन ये इसका लेंथ होगा बेस का, बराबर ना। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बताओ इसे। और इसके बाद क्या होगा? ऊपर का हाइट कितना है इसका? हाइट है सी अपॉन बी, बराबर क्या। अब इस ट्रायंगल में निगेटिव दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि एरिया तो हम मतलब पॉजिटिव लेना होता है, तो इसका मॉड ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा इतना इसका एरिया। तो किसका? इस ट्रायंगल का हो गया ये एरिया, बराबर ना। टोटल एरिया नहीं है, पैरेललोग्राम का एरिया नहीं है हुआ ये, तो ये होगा कितना? हाफ टाइम्स हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हो गया एरिया इस ट्रायंगल का। अगर पूरे डायग्राम का अगर मुझे एरिया चाहिए, मतलब पैरेललोग्राम का अगर एरिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 4 टाइम्स ऑफ ए करना पड़ेगा, और जो कि कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स आएगा सी स्क्वायर, टोटल डिवाइड बाय हो जाएगा कितना? ए बी। ये होगा तुम्हारा पैरेललोग्राम का एरिया। और यहाँ पे देख लो 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, ये है तुम्हारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट x1 प्लस टी टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 और y कोऑर्डिनेट जो है y1 प्लस टी टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, डिवाइड द जॉइन ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली, और कौन से रेशियो में है ये हमको रेशियो बताना है। ठीक है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन मालूम होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ तो आपको अंदाजा आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन होता क्या है कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और ये तुम्हारा होगा x1 y1 पॉइंट, और ये होगा तुम्हारा x2 y2 पॉइंट, बराबर ना। और इसके बीच में, इस स्ट्रेट लाइन के बीच में मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, और तुम्हारा सी पॉइंट इसके बीच में कहीं यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए, ये मतलब रेशियो होना चाहिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर रेशियो n दिया गया है, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स है, इस सी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे, इस m को इस x2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m टाइम्स ऑफ x2 हो जाएगा, इस n को इस x1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n टाइम्स हो जाएगा x1, मतलब रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कोऑर्डिनेट, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x के साथ करो, y चाहिए तो y के साथ करो, तो m इंटू एक्स टू n इंटू x1 होगा, डिवाइड बाई कितना आना चाहिए? m प्लस n, ये होगा तुम्हारा क्या? x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो, ये हो जाएगा m इंटू y2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y कोऑर्डिनेट के साथ, n इंटू हो जाएगा y1, डिवाइड बाई होगा m प्लस n। ये सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम इस स्टेज पे तो होना ही चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद देख लो सी, मतलब ये होगा क्या? इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला। अब होना क्या चाहिए देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मतलब जो ये रेशियो है m और n, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव अगर होते हैं, m और n अगर पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाता है इंटरनल डिवीजन के लिए, और दोनों के बीच में अगर एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होगा। मतलब तुम्हारा ये जो अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये फॉर्म, मतलब ये जो भी पॉइंट अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मेट है इसके तरह मुझे दिखना चाहिए। समझ में बात आपको? इसका जो फॉर्मेट है इसके तरह दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब डिवीजन में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे x2 के साथ एक नंबर है, x1 के साथ एक नंबर है, यहाँ पे x1 और x2 जो है मिक्सअप हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सेपरेट करके देख लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x1 यहाँ पे होगा, प्लस यहाँ पे कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, t टाइम्स हो जाएगा x2, और इधर से कितना आएगा, t टाइम्स हो जाएगा x1। ओके, और दूसरा कितना आएगा, ये होगा y1, और इस साइड कितना होगा, t टाइम्स हो जाएगा y2, और हो जाएगा ये t टाइम्स हो जाएगा y1, बस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया पहले, तो ये पहला स्टेप था हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये दिमाग में रखो कि मुझे इस टाइप का दिखाना है इसको, है ना, ये इसको कन्वर्ट होना है इस टाइप से, इसके तरह इसको दिखा देना है, मतलब इसका मेकअप ऐसा करना है कि जो ये ऐसा दिखे। तो हम लोग क्या करेंगे आगे देखो, अब यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे को तो बात है नहीं, पहले तो ये x1 को जहाँ जहाँ पे बिखर चुके हैं ना उनको कलेक्ट कर लो। यहाँ पे भी x1 है और यहाँ पे भी x1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 माइनस हो जाएगा t, इसको
x1 को कॉमन लेने से 1 माइनस टी बन गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा t टाइम्स हो जाएगा ये x2, ऐसा बन गया ये, बराबर ना। और यहाँ पे भी कितना होगा 1 माइनस होगा t, और इसके मल्टीपल में कितना आ जाएगा y1 प्लस हो जाएगा कितना t टाइम्स हो जाएगा ये y2। बस ये होगा तुम्हारा क्या, ये बन गया तुम्हारा। अब आप देख लो सीधी सीधी बात दिख रही है आपको, यहाँ पे x1 के मल्टीपल में क्या आ गया 1 माइनस टी आ गया, और x2 के मल्टीपल में क्या आया t आया, और यहाँ पे देख लो 1 माइनस टी क्या आया, ये है x1 के y1 के मल्टीपल में, और y2 के मल्टीपल में कितना है t है। तो बस अब ये नीचे क्या होना चाहिए, जो x2 और x1 के मल्टीपल में जो नंबर्स है ना उसका एडिशन नीचे होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, इसके नीचे इसके x1 और x2 के जो मल्टीपल में नंबर थे उसको ऐड कर दिया। तो क्या ये मतलब इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, इस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो माइनस टी प्लस टी तो जीरो ही हो गया, तो 1 ही आएगा, तो सबके डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होता ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद देख लो 1 माइनस टी इंटू y1 था, t इंटू y2 था, तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस टी प्लस हो जाएगा t, ऐसा बन गया नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ये जो पॉइंट है 1 माइनस टी कितना होना चाहिए, 1 माइनस टी जो है तुम्हारा अब m का काम कर रहा है, और t जो है कौन किसका काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, बराबर है क्या। तो बस ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला बन गया। ऐसा तो इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला बन ही गया, लेकिन एक दिक्कत इसमें ये है, इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि ये वाला जो पॉइंट है इंटरनल डिवीजन का है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो होना चाहिए, हमने यहाँ पे बोला था ना कि m और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 माइनस टी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इंटरनल मतलब डिवीजन तो है, लेकिन इंटरनल डिवीजन के लिए होना चाहिए क्या, ये जो रेशियोज है पॉजिटिव होना जरूरी है, बराबर क्या। अगर दोनों में से अगर एक नेगेटिव हो जाता तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के। लेकिन इसने साफ साफ बोला था ना कि इंटरनल डिवीजन का होना चाहिए, तो अगर ये इंटरनल डिवीजन का है तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये क्या होना चाहिए, कि इसका जो रेशियो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ना इंटरनल डिवीजन बोला ही है, तो यहाँ पे देख लो फिर कितना आएगा 1 माइनस टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और टी का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अब बस यहाँ से टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी, और यहाँ से आएगी टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा कि टी जो होगा तुम्हारा, टी किसके बीच में होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो टी 0 से लेकर 1 तक के बीच में, तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ये 0 से लेकर 1 तक के बीच में है, सही है ना। समझ में आ रही बात आपको। तो आपको करना क्या था कि इस वाले पॉइंट को तुमको इस तरह से दिखाना था, और जो भी रेशियोज बन रहे उसको करना था पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव करने के लिए फिर यहाँ पे जो भी रेशियो बनेगा उसको ग्रेटर देन 0 कर लिया, और वहाँ से हमने कंडीशन बना लिया। अगर टी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी ले लोगे तो ये क्या होगा कि ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब वो पॉइंट इंटरनल डिवीजन का हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन और अभी जो हमने पैरेललोग्राम ले लिया था वो दोनों का सेम ही है वैसे, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी ले लिया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो इनइक्वालिटी का वो ज़्यादा मतलब नहीं है, ये शायद यहाँ से उड़ा के हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये गलत हो गया था। मतलब जो इक्वेशन है कैसा, मतलब ये जो इनइक्वालिटी कैसे 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स है, और प्लस हो जाएगा कितना, ये 3 टाइम्स हो जाएगा मॉड वाई, और इसका जो आंसर आना चाहिए लेस देन और इक्वल 6, इस टाइप का कोई है। तो बस इसमें ये डायग्राम क्या बनेगी वही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये समझ में आया आपको, अगर आ गया तो बाकी सब सही है, ठीक है ना। तो इसमें कौन से बनेंगे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ना, मतलब 4 डायग्राम बनेंगे। तो ये एक्स की वैल्यू मतलब 4 इसके स्ट्रेट लाइन्स आएंगे, है ना। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर होती है तो इसका मतलब इस वाली केस में क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा 2x प्लस हो जाएगा 3y, और होगा कितना, लेस देन और इक्वल 6। अब जब इसको प्लॉट करने की बारी आ जाती है तो प्लॉट कर देंगे हम लोग इसको नंबर लाइन, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में। तो अगर एक्स एंड वाई एक्सिस अगर ऐसा है तो अब इसको जब प्लॉट करना है तुमको, तो देखो कितना आएगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो आएगा 3, मतलब एक्स इंटरसेप्ट जाएगा वो 3 आएगा, और वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, वो आएगा 2, मतलब थोड़ा सा नीचे ऐसा। तो इसका मतलब ये तुम्हारी लाइन बनेगी ऐसी, ठीक है। ये कौन सा है, 2 है वाई का। अब कौन सा रीजन कवर करेगा, आगे वाला या फिर नीचे वाला, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसके रीजन का एक कौन सा भी पॉइंट रख के इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रीजन कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी तो नहीं है। इक्वलिटी अगर होता तो बस स्ट्रेट लाइन के ही पॉइंट कवर करता, बराबर क्या। यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी है इसका मतलब क्या हो जाता कि एक पूरा एंटायर, मतलब इस प्लेन का कुछ पूरा पोर्शन, ये रीजन जो है वो कवर करेगा। अब ऊपर वाला करेगा या नीचे वाला करेगा वो डिपेंड करेगा, इस पे पॉइंट रख के देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो ये ओरिजिन ही अच्छा लग रहा है तो ओरिजिन पे रख देते हैं। जब हमने वो 0,0 इसमें रख दिया तो ये 0 बन जाएगा, 0 से ज़्यादा 6 है, इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारा ये कवर कर रहा है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये सारा ये क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है, ऊपर वाला करेगा नहीं,
ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन 0 होगी, तो हमारा स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 3y और ये होगा लेस देन और इक्वल 6। तो अब ये लाइन कौन सी है, ये निकालने के लिए हमको फिर से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 3, मतलब यही पॉइंट है तुम्हारा, और वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 2, तो इसका मतलब -2 यहाँ पे है। तो ये लाइन बन गई तुम्हारी, बराबर है क्या। आप पॉइंट कौन, मतलब रीजन कौन सा, ऊपर वाला कर रहा है नीचे वाला कर रहा है, उसके लिए फिर से ओरिजिन यूज़ करो। तो ओरिजिन पे कितना आ रहा है, ये इनइक्वालिटी बराबर आ रही है, इसका मतलब इसके ऊपर वाला रीजन कवर हो गया, इसमें इसके ऊपर वाला रीजन कवर हो गया, ऐसे, बराबर ना। अब तीसरी लाइन की बात कर लेते हैं, कौन सी, जब एक्स की वैल्यू कितना हो जाती है, एक्स की वैल्यू हो जाती है लेस देन 0 और वाई की वैल्यू कितना होती है, ग्रेटर देन 0। तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, ये हो जाएगा -2x और होगा +3y, इधर से आएगा लेस देन और इक्वल 0। आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अभी हम इसके दूसरा एक लाइन बनाने वाले। तो कितना होगा देख लो, ये होगा एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो होगा -3, तो यहाँ पे आएगा -3 और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी +2, मतलब इधर का। तो ये लाइन बनेगा। अब कौन सा रीजन कवर होगा, उसके लिए फिर से ओरिजिन रख के देख लेते हैं। तो इसके नीचे वाला ही आ जाएगा वो, बराबर ना, क्योंकि वो ओरिजिन के लिए ही ये इसका साइन मतलब सही आएगा। इसके बाद अब लास्ट वाला एक बन गया कौन सा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0 एंड वाई की वैल्यू भी कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, बराबर। तो कितना आ जाएगा, ये -2x होगा, माइनस हो जाएगा 3y और लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है। तो आप देख लो, इसमें अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा, बस ये नीचे वाली लाइन आ जाएगी ऐसी। ठीक है, -2 और -3 आ जाएगा। और जब ओरिजिन अगर रख देते तो क्या होगा, सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला पोर्शन इसमें भी कवर होना चाहिए, तो ये वाला तुम्हारा रीजन आ जाएगा। मतलब चारों लाइन से इसके बीच वाला जो पोर्शन है वो कवर हो गया, जो पैरेललोग्राम वाला जो था पोर्शन वही यहाँ पे भी कवर हो गया है। तो सेम लॉजिक होगा इस ट्रायंगल का, मतलब ये जो पहले वाले क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 टाइम्स क्या होगा, इसका बेस कितना है, वो 3 के बराबर है, बराबर ना, और हाइट कितना है, वो है 2 के बराबर, बराबर क्या, और एरिया है ट्रायंगल का तो हाफ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट, बराबर ना। ये हाफ किस लगाया, प्रॉब्लम में है, मतलब फॉर्मूले में हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट, बराबर ना। तो बेस ये है और हाइट ये है, तो ये बस ये 2 और 2 को तो निकाल दिया, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12। तो मतलब इस रीजन का जो एरिया है कितना आएगा, 12 स्क्वायर यूनिट आएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ए एंड बी, कंडीशन निकालना ए एंड बी के बीच में, सच दैट द पोर्शन ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल 0 इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन्स। तो पहले तो ये जितना बोला है उतना हम लोग निकालने की कोशिश कर लेते। तो ये है तुम्हारा पहला स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात चल रही है, तो ये होगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब इसके बाद क्या बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल 0, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कितना है, ये है ए के बराबर कितना, मतलब 1/a के बराबर है एक्स इंटरसेप्ट, 1/b के बराबर है वाई इंटरसेप्ट। तो ऐसा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि ये वाला है। अब इसके बाद क्या बोला उन्होंने कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये समझ में आ रहा होगा, हो रहा होगा आपको ना, ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए एक्स प्लस वाई इक्वल 0, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन एक लाइन है। दूसरी लाइन कौन सी है, वो भी एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0, मतलब दोनों के दोनों पासिंग थ्रू अगर ओरिजिन लाइन्स है तो पहली जो लाइन है, पहली जो लाइन है कौन सी, ये वाली, ये सब कुछ मान लेते हैं, कौन सी, ए एक्स प्लस वाई, मतलब इसका ये कौन सा लाइन हो गया, ए एक्स प्लस हो गया वाई इक्वल 0। और दूसरी एक लाइन कौन सी है, ये वाली ए एक्स प्लस बी वाई, तो मान लेते हैं कि ऐसी कोई लाइन है ना, मतलब अपने कोई आइडिया नहीं है कहाँ से पास कर रही है, लेकिन इतना पता है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो मैं इसे रफली कौन सी भी लाइन ले रहा हूँ। तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0। अब बोलना क्या है इसका कि ये जो लाइन है, जहाँ पे ये जो दो लाइन्स है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहे हैं, ये जहाँ पे एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल 0 को कट करेंगे, कहाँ पे कट कर रहा है, एक ए में कट कर रहा है और एक बी में कट कर रहा है, बराबर ना। तो ये बी से जो पास कर रहे हैं लाइन, अब ये भी जितना जो लेंथ है ये है ना, ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 को ये और बी में कट कर रहे हैं, तो ये बी का जो लेंथ है वो जो लेंथ है वो ओरिजिन पे इंटरसेप्ट करेगा कितना एंगल, π/2 90 डिग्री करेगा, बराबर ना। ऐसा ही बोला ना, सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन, मतलब क्या हो जाता है कि इतना जो लेंथ से जो लाइन बना रहा है एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब π/2 होना चाहिए, राइट एंगल बनना चाहिए। सही है, तो अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका स्लोप मालूम है तुमको कितना, m इक्वल टू माइनस है, इसका स्लोप मालूम है कितना, -1/b। अब दोनों जो लाइन है
एक दूसरे को 90 डिग्री में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनका स्लोप जो आएगा मतलब -a टाइम्स इसका जो है किस साथ मल्टीप्लिकेशन -1/b के साथ, मतलब स्लोप इस लाइन का और स्लोप इस लाइन का दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a/b कितना होना चाहिए, ये होगा -1। तो इसका मतलब कितना आएगा कि a की वैल्यू कितना हो जाएगी -b, और यहाँ से कितना आ जाएगा a+b और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है, तो a+b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन बहुत ईजी था वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज अलोंग द लाइन 8x - 15y इक्वल्स टू 0। नोटिस कर रहे हो तो शायद इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप है 8/15। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज 1,2, मतलब ये डायगोनल का इक्वेशन है और एक वर्टेक्स तुमको दे दिया है कितना 1,2 बराबर है क्या। और चलो ये इसका एक रफ स्केच बना लेते तो आपको भी थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। तो ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ऐसा कुछ बनना चाहिए डायग्राम। ये स्क्वायर है और इसमें से एक जो डायगोनल है तुम्हारे पास, एक डायगोनल कौन सा है, ये वाला। तो मान लेते हैं कि ये वाला डायगोनल तुमको गिवन है और इसका इक्वेशन भी मालूम है, मतलब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन इस लाइन के ऊपर कहाँ पे कोई आइडिया नहीं है हमको, लेकिन इसका इक्वेशन आपको मालूम है कितना 8x - 15y और इक्वल्स टू 0। सही है। फिर इसके बाद इसका एक जो वर्टेक्स है कौन सा होगा, ये 1,2। ये मैं क्यों ले रहा हूँ इसे, क्योंकि जो 1,2 है इसके ऊपर तो नहीं दिख रहा मुझे। क्यों, क्योंकि अगर 1,2 अगर ये या फिर ये अगर होने के लिए ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देख लो 8 - 30 हो जाएगा, जो कि 8 - 30 तो 0 तो होता नहीं है बराबर ना। तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है ना ये वाला है ना ये वाला है, मतलब इसके ऊपर तो नहीं है, मतलब हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है, एक तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, किसी एक को कंसिडर कर लो। तो मैंने यहाँ पे नीचे वाले को कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर पासिंग थ्रू द दिस वर्टेक्स, मतलब ये 1,2 से जो पास करने वाले साइड का इक्वेशन चाहिए, मतलब एक तो ए बी का इक्वेशन बोला गया है या फिर बी सी का इक्वेशन, और दोनों भी ऑप्शन में है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं आपको। एक तो ऐसा है कि ये 1,2 डायरेक्ट ऑप्शन में रख के देख लो, क्योंकि ऑप्शन में तो बस प्लस माइनस का खेल दिख रहा है, बाकी कोएफिशिएंट तो सेम दिख रहा है, मतलब 1,2 को सेटिस्फाइड करने वाला कोई एक ही ऑप्शन होगा। एक तो मतलब सीधा सा तरीका ये है बराबर, आप ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें शायद ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसे मतलब ऑप्शन में ऐसा होता है कि कोएफिशिएंट भी अलग होते हैं और सारे ऑप्शन, मतलब ये जो पॉइंट है सारे को सेटिस्फाइड अगर करता है, अगर ऐसा ऑप्शन अगर आ गया तो हमको मेथड से तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई दूसरा तरीका नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे कि मेथड से जाने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आपको चेक करना है तो 1,2 रख के देख लो किस ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर करेगा तो सही है। और एक और तरीका ये भी है कि ये जो अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे जो स्लोप आएगा इसका भी निगेटिव आ रहा है, इसका भी निगेटिव आ रहा है, तो इसका तो स्लोप तो निगेटिव नहीं आ सकता, तो मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया। हाँ, इसमें आ सकता है, इसमें और इसमें नीचे वाले में से आ सकता है। तो बस बी और सी में से तुम लोग अगर लगाना चाहते हो, मतलब जय माता दी करना चाहते हो, तो बी और सी में से कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखो कि डी भी तुम्हारे पास क्या है कि नन ऑफ दीज है। तो मतलब बी और सी में 1,2 रख के देख सकते हो, ये में रखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं उस वाले मेथड के लिए नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका ये है। अब इसका अगर पॉइंट मुझे मालूम है तो अगर इसका अगर स्लोप चाहिए मुझे, समझो इसका अगर मतलब अगर ये पॉइंट अगर मालूम है और ये बी सी का और ए बी का अगर इक्वेशन चाहिए, तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ ना कि बी सी और ए बी का अगर स्लोप भी मिल जाता है तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, और ये भी क्या है कि ये बी का अगर स्लोप मिल गया तो बी सी का तो वैसे भी मिल जाएगा बराबर ना, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही है। अगर इसका एम होता है स्लोप तो इसका -1/m ही होगा, बाकी दूसरा कुछ केस बनेगा ही नहीं। मतलब सीधी सी बात ये है कि तुमको इस ए बी का या फिर बी सी किसी का भी एक का स्लोप निकालना पड़ेगा, और ये इसके लिए अपने को ये एंगल गिवन है। क्यों गिवन है, कि अगर इसका डायगोनल अगर होगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 45 डिग्री होगा ना, कि टोटल तो 90 डिग्री होता है, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, तो इसका मतलब कितना आएगा कि 45 डिग्री होना चाहिए। तो आपको क्या मालूम है, इस लाइन का स्लोप मालूम नहीं है और इस लाइन का स्लोप मालूम है, कितना हो जाता है, ये 8/15 है बराबर। तो 8/15 उसका स्लोप मालूम है, नीचे वाले का स्लोप मालूम नहीं है, और दोनों के बीच का एंगल मालूम है। तो इसका मतलब उसके लिए तुम क्या करोगे कि टैन थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे। दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है कैसे होता है, m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 m2, ये होता है तुम्हारा दो लाइन के बीच का एंगल बराबर ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, थीटा तो 45 डिग्री है तो यहाँ पे रख दोगे बराबर, और एक स्लोप तो मालूम है 8/15, तो तुमको दूसरा स्लोप यहाँ से आराम से निकल सकता है। तो फटाफट निकाल लेता हूँ मैं भी। तो कितना आएगा, tan 45 मतलब होता है 1, तो ये 1 होगा।
यहाँ पे होगा कितना, ये होगा m1 तो तुमको निकालना है, मतलब m1 की वैल्यू कितना, m के बराबर, तो सिर्फ m रख दो यहाँ पे। और ये इस लाइन का इक्वेशन स्लोप है वैसे ये भी का बराबर। और m2 कितना आएगा, वो तो है 8/15, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा ये m, और यहाँ पे आना चाहिए 8/15। ओके, तो सॉल्व कर लो अभी कितना आ जाएगा ये। अब यहाँ पे प्लस और माइनस तो आने का चांस है, तो कोई बात नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ m डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पे भी मॉड है और इधर भी मॉड है, ठीक है ना, तो ये इधर से आएगा m माइनस हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 15 को उड़ा देता हूँ, तो ये 15 प्लस हो जाएगा 8m, और यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दो सीधा सीधा, और यहाँ पे कितना आएगा 15 टाइम्स हो जाएगा m माइनस हो जाएगा 8, तो यहाँ से तुमको दो स्लोप मिल जाएंगे। तो पहला इक्वेशन निकालेंगे कैसे, यहाँ पे प्लस साइन लेके, तो कितना होगा ये होगा 15 प्लस हो जाएगा कितना 8 टाइम्स हो जाएगा m, और इक्वल्स हो जाएगा 15 टाइम्स होगा m, और माइनस हो जाएगा 8, तो ये 8m को उधर भेज दो और 8 को इधर भेज दो, तो कितना आएगा 8 प्लस 15 कितना आएगा, ये होगा 23, और इक्वल्स कितना हो जाएगा 15m माइनस होगा 8m, कितना हो जाएगा वैसे ये हो जाएगा शायद 7m, तो m की वैल्यू कितना आ गई, एक आ गई 23 अपॉन हो जाएगा 7। ओके, अब दूसरा जो स्लोप आएगा ना, यहाँ पे माइनस लेने से आएगा, और वो कितना आना चाहिए, ये होगा तुम्हारा m1, और दूसरा जो स्लोप आएगा देखो ये माइनस लेने से कितना आएगा -7/23 आएगा, -7/23 आएगा। क्यों आएगा -7/23, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे ना लाइन हमेशा, इसका स्लोप अगर m1 तो -1/m ही होगा, तो बस इसका निगेटिव लेके देख लो यही आएगा। इसका मतलब 23/7 किसका स्लोप है, 23/7 इसका भी है और इसका भी, मतलब -7/23, मतलब इस दोनों में से एक ऑप्शन होगा हमारा। तो अब स्लोप तो तुमको मिल गया है, तो इक्वेशन निकालेंगे, तो देखो इक्वेशन में क्या है कि हाँ मतलब एक इक्वेशन से चल जाएगा हमारा काम, क्योंकि यहाँ से देख लो, अब ये वाला इक्वेशन निकालते हैं जिसका स्लोप 23/7 है, तो y माइनस कितना आएगा y1 कितना अपने पास ये 2 है, और इक्वल कितना आएगा 23 अपॉन होगा 7, और इधर जाएगा x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, तो ये होगा कितना 7y माइनस हो जाएगा 14, और इक्वल कितना आ जाएगा 23x माइनस हो जाएगा कितना -23। सही है, तो 23x माइनस हो जाएगा 7y, और ये जो 23 जो है उधर ही रख दो, और ये 14 को उस साइड लेके जाते हैं, तो कितना आ जाएगा देखो ये 14 और 23 तो होगा -9 और इक्वल 0, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया -9 वाला, तो ऊपर वाला नहीं है ये वाला, मतलब ये वाला तो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन डी ऑप्शन है, इसलिए मुझे ये दूसरे वाले को भी चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा भी इक्वेशन निकाल के देख लेते हैं, या फिर वहाँ पे भी पॉइंट रख के देख सकते हो, लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ इक्वेशन, तो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा ये y-2 इक्वल्स कितना आएगा स्लोप आएगा -7/23, और होगा x माइनस कितना 1, 1,2 था ना ये पॉइंट, सही है। तो बस ये 23 को इधर लेके आएंगे, तो 23y इधर से आएगा कितना 4 हो जाएगा 6, और इक्वल हो जाएगा -7x, और होगा +7, तो क्या होगा 7x को इस साइड लेके आओ, तो ये होगा 7x, और प्लस हो जाएगा 23, और -7 इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 53 हो जाएगा, और इक्वल 0, तो -53 होगा 7x + 23 -53, और यहाँ पे देख लो कैसा ऑप्शन है माइनस में है, तो बस ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट रख के भी चेक कर सकते थे आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वर्स्ट केस में अगर समझो कि 2 से ज़्यादा ऑप्शन अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब जाके मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा फिर कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1,2 हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,1 हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब क्या डिस्टेंस जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है ये, और जो पास करने वाला एक फिक्स पॉइंट से, और वो पॉइंट कौन सा है, ये है 1,2, मतलब 1,2 अगर हमारे यहाँ पे है, तो इस 1,2 से पास करने वाली कोई लाइन है, ऐसा ना, मतलब इसका हमको इक्वेशन चाहिए। और बोला गया है कि 3,1 जो पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है हमारा 3.1 है ना, तो 3.1 ये पॉइंट भी फिक्स है, मतलब ये पॉइंट फिक्स है, इसको हम लोग नाम देते हैं P, और ये पॉइंट फिक्स है, इसको नाम देते हैं हम लोग Q। तो P से पास करने वाली लाइन चाहिए हमको, P से पास करने वाली लाइन चाहिए। अब लाइन तो P से पास करने वाले बहुत सारे हैं, देखो ये वाली लाइन हो सकती है P से पास कर रही है ये लाइन, दूसरी लाइन हो सकती है ये वाली लाइन जो कि P से पास कर रही है, ऐसे बहुत सारे लाइन बना सकते हैं, जो P से पास करने वाले बहुत सारे लाइन्स हम लोग बना सकते हैं, बराबर क्या, लेकिन हमको लाइन कैसे चाहिए कि इस पॉइंट से 3,1 से इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे आता है आपको मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे,
क्योंकि दो लाइन मतलब देखो मैक्सिमम मतलब कहाँ पे आता है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये वाली बात करते हैं हम लोग। अगर समझो ये वाला अगर तुम्हारा क्या है, यहाँ से अगर ये लाइन तुमने इस टाइप का बना दिया, इस टाइप का, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, यही होगा डिस्टेंस, बराबर ना। अब थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा, थोड़ा सा अगर और ऊपर लेके जाता हूँ तो तुम्हारा ये डिस्टेंस हो जाएगा, तुम्हारा ये डिस्टेंस अगर लाइन अगर ऐसे लेके जाता तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस था पहले, फिर बाद में ये था, बाद में ये था, फिर बाद में ये था, तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है हमेशा, बराबर क्या। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, चलो एक साइड से अब अगर लाइन हमने ऐसा ले लिया समझो, तो मतलब जितना हम लोग इस लाइन को ऊपर लेके जाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, बराबर क्या। लेकिन जब लाइन में ऐसा ले लूंगा तो डिस्टेंस इधर से ऐसा मिल जाएगा तुमको, ये मिल जाएगा तुमको डिस्टेंस, बराबर क्या। और ये मैक्सिमम नहीं है, मतलब ये मैक्सिमम नहीं रहेगा। फिर अगर ऐसा लाइन बना दिया मतलब फिर ऐसे रोटेट करते करते ऊपर चले गए तो तुमको ये डिस्टेंस मिल रहा है जो कि ये मैक्सिमम नहीं, इससे ज़्यादा तो ये था, मतलब बीच में ऊपर ही गया हमको मैक्सिमम मिलेगा। और वो कब मिलेगा, वो कौन सा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना, अगर समझो यहाँ से इस पॉइंट से हम जो परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे वही लाइन क्या होगी तुम्हारी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगी। यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे मतलब 3,1 से, और ये 2,1 जो पॉइंट है ना, 1,2 जो है ना, ये जो लाइन है जिस इस लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही लाइन इस 3,1 से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि अगर तुमने इस लाइन को थोड़ा सा भी अगर ऐसे नीचे लेके आते हो तो तुम्हारा ये डिस्टेंस अब कम हो गया, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, बराबर क्या। अगर तुम इधर से भी इसको अगर ऐसे भी रोटेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, और ये डिस्टेंस अब इस डिस्टेंस से कम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुमको इस पॉइंट से 3,1 से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जो लाइन है वो बताना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 3,1 और 1,2 को जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका इक्वेशन चाहिए तुमको, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये हुआ फिर, तो इस लाइन का जो स्लोप है तुम्हारे पास, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ये होगा 2 - 1 डिवाइड बाय होगा 1 - 3, तो कितना आ गया 1/-2, कितना हो गया -1/2। तो ये लाइन का स्लोप कितना है -1/2, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। तो 2 स्लोप होगा और 1,2 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, तो हम लोग पॉइंट स्लोप से निकाल लेंगे। तो पॉइंट स्लोप से इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस होगा 2, y - 2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, स्लोप कितना है 2 है, x माइनस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो बस ये लाइन होगी तुम्हारी, तो कितना आएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये होगा 2x और ये -2 और ये -2, तो कैंसिल होकर y इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रही है तो y इक्वल्स टू x, बस ये लाइन होगी तुम्हारी, सही है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जो लाइन बनेगी, इस लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर बनेगी, ठीक है। नहीं तो फिर दोबारा क्या होगा कि इधर से तो हम लोग इधर से बढ़ाने की कोशिश में इधर से लाइन इसकी 3,1 के क्लोज आती जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा ये वही है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। Vertices of a variable triangle are 3,4, 5, cos theta, 5, sin theta, 5, sin theta और -5, cos theta, where theta belongs to our locus of its orthocenter। क्या बोला है कि ये जो पॉइंट्स है ना 3,4, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। चलो मान लेते कि ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ये एक साइड होगी उस ट्रायंगल की, एक साइड होगी और ये एक साइड होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है कौन सा है 3,4 है, और ये दूसरा जो पॉइंट है कैसा है, ये है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा कॉमा ये हो जाएगा 5 sin थीटा, ये होगा तुम्हारा ये पॉइंट दूसरा। और ये तीसरा पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, ये होगा 5 cos थीटा और होगा -5 sin थीटा, ये होगा तुम्हारा तीसरा कोऑर्डिनेट, बराबर ना, ओके। अब इसके बाद क्या है, तुमको बोला गया है कि लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर निकालना। अब ऑर्थोसेंटर अगर निकालना है तुमको तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अर्थोसेंटर कैसे निकालते हैं। अर्थोसेंटर निकालने के लिए, अर्थोसेंटर होता क्या वैसे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे अगले वाली साइड के ऊपर, और इस वर्टेक्स से लेकर अगले वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब हाइट निकालेंगे, और हाइट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग इसका अर्थोसेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड जाते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, 3,4 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। फिर वही सेम चीज, इस लाइन का स्लोप, क्योंकि ये पॉइंट मालूम है, पॉइंट मालूम, तो इसका स्लोप तो निकल जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, इससे पास करने वाली लाइन का स्लोप चाहिए, इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही कितना है, पहले इसका स्लोप, फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इस लाइन का इक्वेशन, फिर इसका स्लोप, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, फिर इस लाइन का इक्वेशन, और इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तुमको एच के कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसमें से थीटा को रिमूव करना पड़ेगा, तो जाके क्या होगा कि लोकस मिल जाएगा ऑर्थोसेंटर का, जो कि बहुत लेंदी हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ बोला गया है, पर्टिकुलरली जब ऑर्थोसेंटर होगा और उसमें कुछ वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो उस वाले केस में ध्यान रखना, शायद ये पॉइंट की कोई प्रॉपर्टी
मतलब वहाँ पे बन रही होगी। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसका जो ये 5 cos θ 5 sin θ है, इसका ये 5 cos θ 5 - 5 sin θ है, इसमें 3,4 है। इसमें ये दिख रहा है कि यार जो पॉइंट्स है ना, ये जो 3,4 है, ये 5 cos θ 5 sin θ है, 5 cos θ - 5 sin θ है, ये जो पॉइंट्स है ये x² + y² = 25 के ऊपर है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये मतलब इस सर्कल के ऊपर है। ये मुझे देखते ही समझ में आ रहा है, क्यों? ये तो वैसे भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्कल का, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्कल का, और इसका रेडियस कितना है 5 है, मतलब ये दोनों तो x² + y² = 25 के ऊपर है। और देखो इसका सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है ना, मतलब ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस जो है ना, वो भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कहाँ पे आएंगे, ये सर्कल के ऊपर आ रहे हैं वैसे, और इसका सेंटर कितना है, ओरिजिन है। तो ये 0,0 जिसका सेंटर है उसके उसके सर्कमफरेंस पे आ रहे हैं ये पॉइंट्स, बराबर क्या? तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ABC है, नाम दे दो ना इसको, तो ये जो ट्रायंगल ABC है उसका जो क्या होगा, अर्थ सरकम सेंटर है, क्या है, ओरिजिन है। मतलब आपको सरकम सेंटर इसका मालूम है कितना है, ओरिजिन है, बराबर क्या? अच्छा, अगर सरकम सेंटर मालूम है और इसका ये भी मालूम होगा, फिर सेंट्रॉइड भी मालूम होगा। सेंट्रॉइड तो बहुत आसानी से निकल जाता है। सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो इसका मतलब चलो पहले तो मैं बोल ही देता हूँ कि ये क्यों निकालना है। देखो इसका डायरेक्ट तो एच तो निकल नहीं रहा, एच मतलब क्या, डायरेक्ट आर्थो सेंटर तो नहीं निकल रहा, बराबर है क्या? तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इनडायरेक्ट से जाना पड़ेगा, मतलब निकलेगा ये डायरेक्ट भी निकलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। उससे बेटर हम लोग दूसरे मेथड से कैसे जा सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो कैसे करेंगे, देखो तुमको शायद ये OGS प्रॉपर्टी मालूम होगा, ठीक है? ये OGS प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो O होता है, मतलब आर्थो सेंटर सॉरी क्या, सरकम सेंटर जो होता है इस ट्रायंगल का, वो मतलब क्या, सरकम सेंटर। ये जो सरकम सेंटर होता है, G मतलब क्या, सेंट्रॉइड जो होता है, और H मतलब क्या, आर्थो सेंटर। ये जो तीन चीजें होती है, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और क्या, सेंट्रॉइड, ये हमेशा क्या होते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं, मतलब वो बीच में G आएगा, बाद में H आएगा, ऐसे। तो क्या होगा, OGH किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि कोलिनियर पॉइंट होता है, पहली बात। और कोलिनियर पॉइंट होने के साथ साथ इनका जो रेशो होता है, इसका जो रेशो होता है, मतलब O से लेकर G तक का जो रेशो होगा ये होगा 1, और G से लेकर H तक का जो रेशो होगा वो हो जाएगा 2। मतलब ये OG/OH, ये आपको मालूम रहेगा हमेशा, OG/GH। किसी भी ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, 1/2, बराबर क्या? किसी भी एक्यूटेंगल ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, OG/GH कितना होगा, 1/2 का। मतलब OGH जो है G पॉइंट O और H को इंटरनली डिवाइड करेगा 1:2 में। इसका मतलब अगर तुमको O मालूम है, G मालूम है, तो तुमको H मिल जाएगा हमेशा, क्योंकि H निकालने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन बाकी इस ट्रायंगल में तो O निकालना बहुत आसान हुआ और H निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन G निकालना आसान है। G मतलब क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, जितने भी पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स के, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो, /3 कर लो, y कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो, /3 कर दो, बात खत्म, बराबर ना? तो इसका मतलब G तुम्हारा आराम से निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा, देखो 3 + 5 cos θ + 5 cos θ, सही है ना? 3 + 5 cos θ और 5 cos θ, ये सही लिखा है मैंने, 5 cos θ, और चाहे यहाँ पे sin θ है, ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे sin θ होना चाहिए था, और यहाँ पे शायद cos θ है, ये होगा cos θ, ठीक है? देखो बिल्कुल सही है। तो कितना होगा ये, यहाँ पे 3 ऊपर आएगा, 3 + 5 cos θ, ये होगा 3 प्लस हो जाएगा 5 cos θ, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 sin θ, ये होगा x1 + x2 + x3, और टोटल डिवाइड बाय कितना पड़ेगा, 3। और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये होगा 5 प्लस हो जाएगा 5 sin θ, 5 नहीं था ये 4 था ना, तो ये 4 प्लस 5 sin θ माइनस हो जाएगा कितना, 5 cos θ, बराबर ना? और टोटल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा G है, ये तुम्हारा O है, तुम्हारा H, इसका लोकस निकालना है तो इसको तुम H, K कंसिडर कर लो, ठीक है ना? तो तुमको क्या चाहिए, H और K क्या रिलेशन चाहिए, जिसका लोकस निकालना है उसका तुमने H, K बोल दिया। तो ये OGH के बीच में तुमको एक रिलेशन भी मालूम है, तो इस रिलेशन के बीच में हम लोग क्या रख देंगे, ये पॉइंट रख देंगे। मतलब G पॉइंट O और H को इंटरनल डिवाइड करेगा किस रेशियो में, 1:2 में। तो इसका मतलब, और इसको याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है वैसे, OGH है ना, तो G पॉइंट तो बीच में आ रहा है इसलिए O और H को इंटरनल डिवाइड करेगा, और किस रेशियो में करेगा, 1:2 में, बराबर क्या? 1:2 ऐसा याद रख लो, और O से 1 होता है, O से 1 होता है, तो 1:2 ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है? ओके,
अब यहाँ से ये वाला हो गया तुम्हारा नंबर लाइन, तुम्हारा क्या है यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे है जी और यहाँ पे है एच, वैसे हमने ऊपर निकाला था तो ये 1:2 में डिवाइड करेगा। तो जी के जो कोऑर्डिनेट्स है मतलब कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखो ये आएगा 3 + 5 इंटू होगा कॉस थीटा प्लस हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा साइन थीटा, ये डिवाइड बाय कितना होगा 3। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, इसका जो वैल्यू का इसके बराबर होगा, ये इसका जो है ये है एच कॉमा के और ये तो 0,0 है ही वैसे बराबर ना। तो ये जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कैसा आएगा 1 इंटू एच, तो 1 होगा एच होगा 2 इंटू 0 तो ये होगा 0 डिवाइड बाय होगा 1 + 2 बराबर है। तो इसका मतलब ये जो 3 है और ये 3 है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा एच की वैल्यू कितना 3 प्लस होगा 5 कॉस थीटा और होगा प्लस हो जाएगा 5 साइन थीटा, बस ये होगा तुम्हारा एच का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अब अगर y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करना है तुमको, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे था 5 इंटू होगा साइन थीटा और यहाँ पे कितना था माइनस था 5 इंटू कॉस थीटा, ये सही है क्या चेक कर लो एक बार, y कोऑर्डिनेट इसका कितना था ये बिल्कुल यही है, डिवाइड बाय कितना था यहाँ पे नीचे ये 3 था और इक्वल्स टू कितना होगा देखो यहाँ पे 1 इंटू के होगा 2 इंटू 0 मतलब हो जाएगा कितना सिर्फ एक के और यहाँ पे प्लस 0 डिवाइड बाय 1 + 2 तो ये होगा 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल कितना आ गया देखो ये यहाँ से के की वैल्यू कितना मिल गई मुझे, ये 4 प्लस होगा 5 साइन थीटा और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा कॉस थीटा, तो ये बन गया। ओके ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, अब तुमको ओके तो अब इसमें से क्या करना है हमको कि थीटा को रिमूव कर देना है, तो थीटा को कैसे रिमूव करेंगे, तो चलो इसमें से देखो कितना आएगा, ऐसा कर लेते हैं ना, तो ये ऐसा कर लेते हैं h-3 साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन लेके आते हैं पहले, तो h माइनस हो जाएगा 3 और डिवाइड बाय होगा 5, ये कितना है ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर है बराबर, और इधर से होगा k-4 डिवाइड बाय होगा 5, ये किसके बराबर है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर है, क्योंकि ऐसा हमको ये ऑप्शन को देख के करना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 100 है ना, तो शायद ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की बात चल रही है, तो इसलिए कॉस थीटा और साइन थीटा केवल निकाल लेते और स्क्वेयरिंग कर लेते तो काम हो जाएगा शायद हमारा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी और सब्ट्रैक्ट कर दो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐड कर लिया तुमने, पहले ऐड करने से क्या होगा कि कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा ये h-3 डिवाइड बाय 5 k-4 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा ये h प्लस हो जाएगा k और -7 और डिवाइड बाय होगा 5, ऐसा बन जाएगा। मतलब कितना साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी अब तुम्हारे पास h प्लस के माइनस हो जाएगा 7 और डिवाइड बाय होगा 10, सही है, तो ये होगा साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितना आएगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन कर लिया तो कितना होगा, इसमें माइनस साइन माइनस कॉस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा यहाँ पे बन जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया मतलब इसमें से ये घटा दिया तो कितना आएगा देखो ये इधर से आएगा h-3 और डिवाइड बाय 5 होगा और इसको माइनस करना था तो इसका साइन बदल जाएगा, तो k-4 डिवाइड बाय होगा 5, सही है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास अब कितना आना चाहिए, दोनों का बेस सेम है तो ये 5 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 10, तो h माइनस हो जाएगा k, h माइनस के होगा और 3 + 4 तो कितना आएगा +1 आएगा, तो ये होगा तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू। ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आएगा तो होगा h प्लस के माइनस हो जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय होगा 10 और इसका होगा स्क्वायर, सही है, और प्लस कितना आना चाहिए ये होगा h माइनस के और प्लस होगा 1 और डिवाइडेड बाय होगा 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है 1 आ जाता है, तो इसका मतलब h मतलब क्या है हमारा x है, तो x प्लस वाई माइनस होगा 7 और इसका स्क्वायर और ये होगा 100 और इधर भी 100 आ रहा है तो दोनों को मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो x माइनस वाई प्लस होगा 1, इसका भी स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो -7 है और +1 है, तो -7 और +1 का ऑप्शन कौन सा है देख लो, -7 और +1 का, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये शायद है, तो x प्लस वाई -7 x माइनस वाई +1, तो ये है क्या देख लो एक बार, तो x माइनस वाई सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये प्रॉपर्टी पे ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में काम आएगी। ठीक है, ओजीएस प्रॉपर्टी जहाँ पे भी इस वाले सेशन में भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे वैरायटीज़ के कि जिसमें ये ओजीएस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है हम लोग देख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अ लाइन ऑफ फिक्स लेंथ 2 यूनिट्स मूव सो दैट इट्स एंड्स आर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब क्या है
कि एक फिक्स स्ट्रिप है 2 यूनिट लेंथ की, और वो क्या हो रही है, मूव कर रही है कहाँ पे, इसका एक एंड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इस साइड पे होगा। मान लेते हैं उसका एक जो एंड है वो ये पॉइंट से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है किस लाइन के ऊपर है, एक्स प्लस वाई को 0, मतलब एक्स प्लस वाई इस लाइन के ऊपर है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब यहाँ पे कहीं हो सकता है तुम्हारा बी, मतलब ये जो ये भी स्ट्रिप है जिसका लेंथ कितना है 2 के बराबर है, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है 2 है, तो एक जो पॉइंट है उसका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव के ऊपर, और एक दूसरा है कैसा पे, एक्स प्लस वाई को 0 के सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो लोकस निकालना अपने को इसके मिड पॉइंट का। अब देखो ये जो स्ट्रिप है वो मूव करते जा रही है, तो अगर इसका मिड पॉइंट अगर पी है, तो अगर समझो ये स्ट्रिप अगर मूव करेगी, मतलब ये अगर बी, ए को मैं थोड़ा आगे लेके जाता तो बी को नीचे लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट मूव करेगा, मतलब इसका मिड पॉइंट भी मूव करेगा। अगर मैं इसको ए को इधर सरकाता हूँ तो ये बी को ऊपर लेना पड़ेगा मुझे, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं मूव करेगा, बराबर ना। तो हमको क्या करना है कि पी के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं एच कोमा के, मतलब एच और के का मुझे रिलेशन चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखना ये है कि डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बी पॉइंट है ऑलवेज सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये नीचे नहीं जाना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ऐसा भी लाइन तो बन सकता था ना, ऐसा ऐसा भी तो स्ट्रिप लग सकते थे, लेकिन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसने बोला है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो इसलिए क्या करो कि इसी पे तुम क्या करो, ज्योमेट्री बना लो, यहीं पे ज्योमेट्री हम लोग बना लेंगे। तो मतलब यहाँ से ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, तो देखो ये जो एंगल बनेगा इतना, ये कितना होना चाहिए, ये होगा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा कितना होना चाहिए, देखो अगर ये लेंथ अगर तुमको निकालना है तो इस बड़े ट्रायंगल को कंसिडर कर लो, ये वाला, ये ट्रायंगल ए बी, और अगर इसमें सी बोल देता हूँ और इसको अगर वो बोल देता हूँ, तो जो बी सी लेंथ होगा क्या होगा ये, अब देखो ये बी का लेंथ तो आपको मालूम ही है, ये भी कितना होगा, ये तो स्ट्रिप है, उसका लेंथ कितना होगा, ये तो 2 के बराबर है, बराबर ना। तो अगर ये स्ट्रिप का लेंथ अगर तुमको मालूम है, अब तुम अगर ये एंगल कंसिडर कर लेते हो कितना, थीटा, क्योंकि ये मालूम नहीं ना तो वेरी करते जाएगा ना, कि ये तो स्ट्रिप भी वेरी करे तो एंगल भी वेरी करेगा, मतलब थीटा को हमने क्या किया, एज अ पैरामीटर यूज कर लिया। तो कितना होगा थीटा, अगर ये मालूम है तो ये जो बीसी लेंथ होगा वो मालूम हो जाएगा तुमको, और बीसी लेंथ कितना होगा, बीसी लेंथ हो जाएगा थीटा के सामने वाली साइड, कितना होगा, हाइपोटेन्यूस इंटू हो जाएगा साइन थीटा, बराबर है क्या, इतना होगा। अब देखो ये अगर एंगल 45 डिग्री है तो इतना ही लेंथ कितना होगा, सीओ का भी इतना ही लेंथ होगा। ये समझ में आ रही के बाद आपको देख लो, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम ही होता है, ठीक है ना। ओके, मतलब बीसी का अगर मुझे क्या मिल गया है, बीसी का अगर लेंथ मिल गया है तो इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे तुमको। बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएंगे, देखो ये लेंथ तो हो जाएगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो होगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा माइनस कितना 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा होगा, और कॉस थीटा मतलब और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। समझ में आने के बाद आपको ये दोनों भी सेम ही रहेंगे वैसे, लेकिन ये जो पहला वाला होगा निगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए, सही है। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये बन जाएगा हमारे कोऑर्डिनेट किसके, बी के। अब इसके बाद अब हमको चाहिए ए के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट निकल गया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एच और के और थीटा के उसमें रिलेशन लेके आएंगे और उसमें से थीटा को रिमूव कर देंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुमको चाहिए कितना लेंथ, इतना लेंथ मालूम करना पड़ेगा, इतना ओ से लेकर ए तक का, और ओ से लेकर ए का लेंथ किसके टर्म में चाहिए, थीटा के टर्म में। तो तुम क्या कर रहे हो फिर, देखो सीओ तो लेंथ मिल गया तुमको, यहाँ से मिल गया है। अब ओ ए लेंथ निकालने के लिए अगर ए सी का लेंथ या फिर सी ए का लेंथ अगर तुमको मिल जाता है तो तुम क्या करोगे, सी ए के लेंथ में से सी ओ का लेंथ निकाल दोगे तो ओ ए का लेंथ निकल जाएगा। तो क्या सी ए का लेंथ किसी भी हालत से तुमको मिल सकता है क्या, देखो क्या होगा, ये सी ए क्या है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका एडजेसेंट साइड है जिसका एंगल थीटा है उसका। तो अगर इसका हाइपोटेन्यूस मालूम है और ये एंगल थीटा मालूम होता है तो सी ए का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, सही है ना, 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड तो कॉस थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, बराबर ना। अब कितना चाहिए तुमको, अगर ओ ए लेंथ चाहिए होगा तो ओ ए लेंथ कैसे निकलेगा, तो ये मिलेगा सी ए माइनस कितना ओ ए, सी ए माइनस सी ओ, बराबर ना, मतलब इस टोटल लेंथ में से सी ओ का लेंथ घटा दो तो कितना आएगा, सी ए कितना होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस कितना होना चाहिए, सी ओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ऐसे क्योंकि ये लेंथ कितना है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा है। तो ये होगा तुम्हारा ओ ए का, तो इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट भी तुमको मिल जाएंगे, कैसे 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा साइन थीटा, और इसमें से क्या करना पड़ेगा तुम, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 0 हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो फिर ये हो गया तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट। अब तुमको चाहिए मिडल पॉइंट, मतलब एच और ए की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे तुम, एच निकल जाएगा, देखो ये कोऑर्डिनेट प्लस ये कोऑर्डिनेट कितना होगा
टू कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा, बराबर ना। टू कॉस थीटा माइनस होगा टू साइन थीटा, ये किसका है, ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट है। अब बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस टू टाइम्स हो जाएगा साइन थीटा ऐसे, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये होगा टू, मिड पॉइंट है इसलिए। तो जो भी बन रहा है वो निकालो, कितना आ रहा है, एच इक्वल्स टू, ये टू कैंसिल, ये टू कैंसिल, टू कैंसिल, तो कितना आएगा, एच इक्वल्स टू जाएगा कॉस थीटा माइनस हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, देखो बी का तो कितना है, टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा है, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी, टू टाइम्स हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे ये का तो ये जीरो ही है वैसे, तो जीरो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, टू। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी के, सही है। तो साइन थीटा हो गया के, तो यहाँ से तुम साइन थीटा तो रिमूव कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो बस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देना पड़ेगा तुमको, कॉस थीटा मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को रिमूव कर देना है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितना है, के बराबर है, तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे साइन थीटा के बदले कितना आ जाएगा, ये एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, और ये होगा माइनस टू टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू तुमको मिल गई, कॉस थीटा कितना मिलेगा, फिर ये मिल जाएगा आपको एच प्लस टू के, सही है। तो एच प्लस टू के ये होगा कॉस थीटा का वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पे है, ये के बराबर है। तो तुमको क्या करना है, लोकस निकालना है एच कॉमा के का, इसका मतलब साइन थीटा को रिमूव करना पड़ेगा, और कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो वन हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो कितना आएगा, एच प्लस टू के, इसका होगा स्क्वायर, ये होगा कॉस स्क्वायर, और ये होगा साइन स्क्वायर, और दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, वन आ जाना चाहिए। तो एच मतलब क्या है, हमारा एक्स है, और वाई मतलब क्या है, वो के मतलब क्या है, वाई है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस हो जाएगा कितना, फोर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और हो जाएगा ये वाई स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा वन, बस ये तुम्हारा लोकस हो जाएगा। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और ये होगा प्लस फाइव टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा वन। तो ये बन गया तुम्हारा लोकस एक्स एंड वाई का। तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा, फाइव वाई स्क्वायर ना, हाँ फाइव वाई स्क्वायर फोर एक्स वाई और इक्वल्स वन। तो बस ये वाला शायद सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई फाइव वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वन इक्वल जीरो, सही है, क्योंकि प्लस वन उधर था, इधर के माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम इसका लोकस निकाल सकते हो। अच्छा, ये बात सेकेंड क्वाड्रेंट में था, ये बात भूलो नहीं, इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया था। अगर ये नेगेटिव नहीं ले लेंगे तो फिर ये लोकस जो है गलत हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट बचा ही नहीं ना उसमें, तो फिर ये नीचे भी लेते तो चल जाता, फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पे माइनस ले लिया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है अभी, उसके हिसाब से ये सही है, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द पॉइंट 0,1 और 2,0 एंड P बी द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर एक P पॉइंट है और ये और B पॉइंट दूसरे दो पॉइंट्स है, बराबर ना। तो हो क्या रहा है वैसे देख लो, ये कोई स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो पॉइंट है 0,1 और 2,0 ये स्ट्रेट लाइन की एक ही साइड पे है। देखो कैसे कि 0,1 भी इसमें रख दो और 2,0 भी रख दो, इसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तो ये रहा तुम्हारा एक पॉइंट, समझो मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा ये पॉइंट है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1, और जो बी पॉइंट है मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ये है 2,0, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है। अब तुमको बोला गया कि पी जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहाँ पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मान लेता हूँ अभी कि यहाँ पे है पी पॉइंट। जब इसको ज्वाइंट करोगे तुम और उसमें से ये जब डिस्टेंस घटाओगे, मतलब क्या करना है तुमको, ये पी डिस्टेंस निकाल देना है माइनस पी बी डिस्टेंस करना है। इन दोनों का जब डिस्टेंस का डिफरेंस ले लोगे ना, तो ये आ जाना चाहिए तुमको मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके लिए तुमको इस पी पॉइंट की पोजीशन बताना है कितना कहाँ पे आएगी। देखो कैसे होगा, अब ये पी पॉइंट की पोजीशन में चेंज करते जाता हूँ, आपको पता चलता है क्या, देख लो। अब मैंने अगर पी पॉइंट की पोजीशन अगर यहाँ पे लेता हूँ, देखो तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, अब कौन सा डिस्टेंस का जो डिफरेंस है मैक्सिमम दिख रहा है आपको। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा तकरीबन 0 के आसपास आएगा। लेकिन इस वाले केस में ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और डिस्टेंस थोड़ा कम दिख रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस, मतलब ये जो नया जो मतलब इसको मैं पॉइंट देता हूँ P1 और इसको देता हूँ P2, तो जो ये P2 माइनस बी P2, ये इसका जो डिफरेंस आएगा ये कम से कम ये P1 और बी P1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और देख लेते हो, अगर और मैं P पॉइंट की पोजीशन और आगे, मतलब इसकी पोजीशन और आगे मैं शिफ्ट कर दूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब अब ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस अब
ये P2 से भी ज़्यादा है अभी, और साथ साथ क्या है कि BP2 ये जो डिस्टेंस है इधर का और भी कम हो गया। देखो ये ज़्यादा था और ये कम हो गया, मतलब जितना मैं P1 P2 P3 को मैं आगे लेके जाऊंगा ना, उतना मुझे क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस जो है, डिफरेंस जो है इसका बढ़ रहा है। तो ऑप्टिमल कहाँ पे मिलेगा मुझे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा जब ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होंगे। तीनों पॉइंट कैसे ज्वाइंट होंगे, स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट होंगे, मतलब ये B और ये जो P पॉइंट है अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होते हैं तब जाके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, और वो कितना होगा, ये इतना होगा, ये B का जितना डिस्टेंस होता है उतना मैक्सिमम मुझे मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता अभी इसमें। समझ मेरी बात आपको। इसका मतलब अब इस वाली प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा तुमको निकालना पड़ेगा क्या, ए बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और इस स्ट्रेट लाइन की जो ऑलरेडी दे दिया था तुमको इक्वेशन, कितना था वैसे इसका इक्वेशन, ये था 4x और प्लस 3y और प्लस 9 और इक्वल 0, ये इसके साथ उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बराबर है क्या। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या बन सकता है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो इसको सॉल्व पहले करेंगे, तो इस ए बी का इक्वेशन बनाना है। तो ए बी का इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, तो ये होगा y-1 मतलब ये पॉइंट मैंने यूज कर लिया, तो स्लोप कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 0 माइनस हो जाएगा 2, और इधर से कितना आ जाएगा x माइनस हो जाएगा 0, x माइनस हो जाएगा 0, y माइनस 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 0, तो कितना आ जाएगा ये y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा x, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 2y और होगा माइनस 2 और इक्वल्स हो जाएगा कितना -6। सही है, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस हो जाएगा 2y, x प्लस 2y हो जाएगा और -2 हो जाएगा, बराबर है क्या, तो -2 और इक्वल्स टू 0, ये होगा तुम्हारा सेकंड स्ट्रेट लाइन, मतलब कौन सी, ये लाइन। अब अगर तुमको p के कोऑर्डिनेट निकालना तो इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फटाफट मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 4x, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 8y, और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा 8 और इक्वल्स हो जाएगा 0। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 3y माइनस 8y तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y, और ये कितना होगा प्लस हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा शायद 17, बराबर ना, और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितना आना चाहिए, y की वैल्यू आ जाएगी 17/5, 17/5 ये हो गई y की वैल्यू, बराबर। अब y की वैल्यू जो 17/5 है वो रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो सही है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, देखो ये जो 2 है उसको तो आगे लेके गए, 2 आगे लेके गए, और ये होगा -2y, बराबर है क्या, देखो ये ऐसा होगा। तो अब यहाँ से तुम क्या करोगे, जो y की वैल्यू है इसमें रख देंगे, तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 माइनस ये होगा 2 टाइम्स y की वैल्यू कितना होगी, ये होगी 17/5। बस अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर होगा। कितना आ रहा है वैसे 10 माइनस हो जाएगा 34, तो कितना आएगा -24 अपॉन हो जाएगा 5। तो x तुम्हारा क्या है -24/5 है, -24/5 और कितना आ जाएगा 17 अपॉन हो जाएगा 5, बराबर है क्या। तो ये होगा तुम्हारा P के लिए मिनिमम पॉइंट। सही है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, -24/5 17/5। तो ये जो ऑप्शन ये है इसमें यहाँ पे होना चाहिए -24/5 होना चाहिए, ठीक है, और तब जाके क्या होगा, ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम, मतलब ये पी ए माइनस पी बी वहाँ पर मैक्सिमम होगा, मतलब यहाँ पे तुमको चेंज करना पड़ेगा, -24/5 होगा, या फिर कहीं चेंज होएगा। देख लो हमारा कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, कुछ गलत तो है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन निकाला और उसको साथ सॉल्व किया ना, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो ऐसे इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसमें एक चेंज ये आ जाता है, मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बराबर है या नहीं है। तो एक चेंज मतलब ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी, मतलब इसका इक्वेशन दिया जाएगा और तुमको दिया जाएगा कि 2 पॉइंट, मतलब ये पॉइंट तो यहाँ पे दिया जाएगा और बी पॉइंट अगर समझो इस स्ट्रेट लाइन की अगली वाली साइड पर दिया जाता है, मतलब अपोजिट साइड पर दिया जाता है। और तुमको अगर पूछा गया कि पी पॉइंट तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और पूछा गया कि ये पी माइनस पी बी, ये जो डिस्टेंस है अब तुमको चाहिए कितना मैक्सिमम, तो उस वाली केस में तुम क्या करोगे, उस वाली केस में क्या करोगे, ये बी की इमेज ले लोगे इस स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो क्या होगा, इसकी बी की इमेज जब ले लोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कहीं, तो ये जब बी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर ये ए और बी डैश से लाइन बनाना पड़ेगा ऐसे, और ये जहाँ पे कट करेगी वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए ये क्या होगा कि ये पी माइनस पी बी का मैक्सिमम डिस्टेंस इतना मिलेगा मुझे। डायरेक्ट ये लाइन नहीं बनाओ, ठीक है, ये बी लाइन नहीं बनाओ,
इसकी इमेज ले लो, मतलब दोनों पॉइंट एक साइड पे होना चाहिए बस। तो वो दोनों पॉइंट एक साइड अगर नहीं होते तो क्या करने का, किसी एक का इमेज लेके ऊपर लेके आने का, और ये इमेज से और इस पॉइंट से लाइन पास करने का, ये कभी ना कभी स्ट्रेट लाइन को कट करेगी, वो पॉइंट क्या होगा, ये ऑप्टिमल पोजीशन होगी ए पी माइनस पी बी के मैक्सिमम होने की, ठीक है। और अगर दोनों पॉइंट अगर एक साइड पे होते तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका डायरेक्ट लाइन बना लेंगे और इस लाइन के साथ सॉल्व कर लेंगे। सही है, दो केस क्लियर हो रहे हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंसिडर द पॉइंट 3,4 और 7,13 इफ पी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x। अब इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है तुमको, और वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना है, y इक्वल्स टू x है, मतलब ये एक तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन कितना होगा, y इक्वल्स टू होगा x, ठीक है। और दो पॉइंट दे दिया है, चलो y इक्वल्स टू x जो है इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, y माइनस एक्स और इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। अब मुझे पॉइंट किस साइड पे हो चेक करना, तो डायरेक्ट हम लोग उसमें रख देंगे। अगर दोनों का सेम साइन आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एक साइड पे होंगे, अगर दोनों का साइन अलग अलग आता है तो दोनों अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है ना। तो 3,4 जब इसमें रख देंगे तो 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब पॉइंट एक तो यहाँ पे है तुम्हारा, तो ये पॉइंट कौन सा होगा तुम्हारा 3,4, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है 7,13, इसका आंसर कितना आ रहा है देख लो, 13 माइनस 7 तो कितना आ रहा है 6, मतलब दूसरा जो पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं होगा बी, कितना होगा ये 7,13 हो जाएगा ये, ठीक है, 7,13 हो जाएगा। अब देख लो अब देख लो इसके बाद क्या होगा कि अब ये दो पॉइंट है, अब हमको क्या चाहिए कि पी पॉइंट कहीं यहाँ पे है, इसके ऊपर पी पॉइंट यहाँ पे है, तो तुमको क्या करना है कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करना है, कैसे, ये P प्लस पी भी करना है, ये दोनों का जो एडिशन है कितना आना चाहिए, अब यहाँ पे मिनिमम आना चाहिए। पहले वाले डिफरेंस में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और सब एडिशन में क्या आएगा, मिनिमम, मतलब ये डिस्टेंस तुमको मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम डिस्टेंस कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, अब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कर लिया तो ये कितना है, मिनिमम है या नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा। अब देखो, अब अगर हम लोग इस पॉइंट की पोजीशन को मूव करते जाएंगे, समझो पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे ले लिया, तो अब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ले लिया, अब ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस भले ये डिस्टेंस इधर से डिस्टेंस कम हो गया लेकिन इधर से डिस्टेंस बढ़ गया, और अगर और कम कर लेते तो यहाँ पे लेके आते तो क्या होगा कि ऐसा डिस्टेंस करने से ये और भी कम हो गया लेकिन इधर से बढ़ रहा है, बराबर ना। तो मतलब अपने को एक ऐसा ऑप्टिमल केस चाहिए जहाँ पे ये मुझे गारंटी लगे कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे रखने के बाद ही इसका मिनिमम आंसर आएगा, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, वो देख लो। देखो मैं एक केस कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक तुम्हारा पी पॉइंट है, इधर कोई एक पॉइंट ये यहाँ पे है और बी पॉइंट कहीं यहाँ पे है। अब ये और बी, मतलब पी पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये पी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तुमको क्या चाहिए कि ए पी प्लस पी बी का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम चाहिए। तो तुमने क्या किया, तुम अब ज्वाइन करते गए, समझो पॉइंट पी तुमने यहाँ पे ले लिया, समझो एक केस में, तो ये जो ए पी जो डिस्टेंस हुआ प्लस पी बी जो डिस्टेंस होगा, ये क्या मिनिमम है क्या, या फिर और भी कोई मिनिमम आ सकता है क्या। चलो ये तो ये केस हो गया। अब दूसरा, अगर मैं पॉइंट पी के लिए मैं यहाँ से उठा के कहीं और लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे गारंटी रही कि मतलब मैं मिनिमम है, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। अभी मैंने क्या किया, पी पॉइंट इधर ले लिया, तो अब ये डिस्टेंस बन जाएगा, ये P प्लस पी बी, ये डिस्टेंस बन गया। अब कौन सा डिस्टेंस वाला कम था, इस वाला डिस्टेंस कम है या फिर इस वाला डिस्टेंस कम है, ऑब्वियसली जो पहला और दूसरा जो हमने निकाला वो कम है, ठीक है ना। और भी अगर मैं कम करता हूँ क्या इसका डिस्टेंस, बिल्कुल इसको P को और थोड़ा नजदीक लेके आ जाते तो क्या ये डिस्टेंस और इससे भी कम हो गया, क्या इससे भी कम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर लेके आता हूँ P पॉइंट को तो और भी कम हो जाएगा, बराबर। क्या इससे भी कम कर सकते हैं क्या, अगर मैं P पॉइंट को जब इसके सामने लेके जाऊंगा तो ये और डिस्टेंस बढ़ गया, बराबर है क्या। इसका मतलब अगर मिनिमम अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो ये पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पी पॉइंट होना चाहिए इस लाइन के ऊपर, तब जाके मुझे इसकी गारंटी आ जाएगी ए पी प्लस पी बी जो होगा मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये साफ साफ ये है कि इस वाले केस में अब ए पी प्लस पी बी का जो मिनिमम डिस्टेंस वाले केस में दोनों पॉइंट अगर एक साइड पे होगा तो फिर हमको तकलीफ होगी ये डिसाइड करने में कि ये कौन सा डिस्टेंस कहाँ पे रखने से पी पॉइंट मिनिमम आएगा। तो कब बेटर, मतलब कौन सी बेटर केस है, तो जब एक पॉइंट की जब हम लोग इमेज ले लेंगे अगले वाले साइड पे, मतलब आगे साइड, मतलब इसकी इमेज ले लेता हूं मैं, और पॉइंट को मैं जब इधर ट्रांसफर करूंगा और इन दोनों से जब लाइन पास करूंगा तो ये सबसे डिस्टेंस जो होगा मिनिमम होगा, सही है क्या। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऐसे वाली केसेस में किसी भी एक पॉइंट की इमेज लेना पड़ेगा। तो यही छोटा पॉइंट तो इसकी इमेज लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी इमेज कैसे निकालना है, तो अगर समझो ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल्स 0। इस स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर x1 y1 की इमेज चाहिए, तुमको इसकी इमेज चाहिए बराबर, तो इसके लिए तुमको शायद फॉर्मूला मालूम होगा। क्या फॉर्मूला है, याद है क्या? देखो x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स का कोएफिशिएंट नीचे इक्वल्स टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y का कोएफिशिएंट नीचे कितना आएगा, ये x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए y माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 टाइम्स क्या होना चाहिए, x1 y1 इसके अंदर रख देंगे तो ये टाइम्स हो जाएगा x1, b टाइम्स हो जाएगा y1 प्लस हो जाएगा c और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे तुमको इमेज निकाल सकते हो यहाँ से बराबर। क्या तो ये है इमेज निकालने का फॉर्मूला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बस यहाँ से 2 निकाल दो यहाँ पे बराबर ना, तो ये 2 निकाल दिया तो यही फॉर्मूला किसके लिए होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज क्या होता है ये मैं फटाफट बोल देता हूँ। ये अगर पी पॉइंट है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाता है मतलब टकरा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इतना ही डिस्टेंस हम जब इसकी आगे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो ये पॉइंट का क्या हो जाता है, इमेज होता है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल कर लेते हैं हम लोग तो इसकी इमेज ये बन जाती है। अगर पी डैश के कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये पूरा फॉर्मूला, अगर क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल देना है तो बस इस 2 को ऐसे हटा दो, बाकी ये निगेटिव जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट की इमेज ले लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इमेज निकाल लेते हैं। किसका इमेज निकालना है मुझे, किसी भी एक पॉइंट का। आप किसका निकालना चाह रहे हो, आपको जो पसंद आ रहा है पॉइंट उसका निकाल लेते हैं हम लोग। चलो इसी का निकालते हैं 3,4 का। किसके अंदर निकालना है, y माइनस एक्स के अंदर निकाल देना है बराबर ना। y माइनस एक्स के अंदर निकालना है, इक्वेशन क्या है इसका, हाँ y माइनस एक्स सही है। तो कितना है फिर ये y माइनस एक्स, इसके अंदर हमको क्या निकालना, इमेज निकाल देना। तो y इक्वल्स टू एक्स, ये जो लाइन है उसके अंदर मतलब क्या होगा इक्वेशन इसका, x माइनस वाई ये होगा और इक्वल 0। किसका इमेज निकालना है, 3,4 का इमेज निकाल देना है। तो कितना आएगा देख लो, ये हो जाएगा x माइनस होगा 3 और डिवाइड बाय होगा x का कोएफिशिएंट 1 है, y माइनस हो जाएगा कितना 4 डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट कितना है -1 है, इक्वल्स कितना आ जाएगा -2 टाइम्स कितना आना चाहिए, ये 3,4 इसके अंदर रख देंगे तो ये होगा 3 और ये होगा -4 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2। सही है, तो यहाँ से तुमको x निकल जाएगा, x माइनस 3 और ये होगा y माइनस 4 डिवाइड बाय होगा -1 और इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये -1 होगा, -1 होगा +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -3 + 1 कितना होगा 4 होगा और y की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो ये होगा -1 और +4 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। मतलब तुम्हारा 3,4 ये जो पॉइंट था आपने इमेज ले लिया किसके अंदर, y इक्वल्स टू एक्स के अंदर क्या ले लिया तुमने, इमेज ले लिया। तो इमेज क्या बन गया फिर, ये बन गया 4,3 बराबर ना। मतलब बस ये दोनों इंटरचेंज हो गए वैसे से। ओके, अब हम आ जाते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर। मतलब क्या होगा, जब इसका इमेज तुमने ले लिया तो इमेज कहाँ पे आएगा, देखो इमेज जो आएगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्या, चलो ये समझ में आता है कि देख लो, इसकी इमेज ले लिया मैंने यहाँ पे कहीं, ये पॉइंट हो गया कौन सा तुम्हारा, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 3,4 नहीं 4,3 बराबर ना, ये 4,3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा तुमको, अब इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा इसे। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे आया वो तुम्हारा क्या होगा, ये होगा पॉइंट जिसमें ये जो पी ए जो है और पी बी जो होगा वो मिनिमम रहेगा। ये जो रहेगा डिस्टेंस होगा मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा, देखो तुमको अब ये जो पॉइंट तो मिल गया अभी, अब तुम पॉइंट इससे तुम ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो या फिर ऐसे ज्वाइंट करो या फिर तुम ऐसे नीचे आ जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि ये अगर इसकी इमेज है तो ये लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो दोनों का सेम ही रहेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने ये कर दिया, शायद आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देख लो। तो ये हटा देता हूँ मैं पहले फिर से एक बार। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा कहाँ पे, इसकी इमेज जो आई कहाँ पे, यहाँ पे आ गई। चलो ये वाला पॉइंट है। अब तुमको क्या करना है कि इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। तो ये तुम्हारा हो गया पी पॉइंट बराबर ना। अब देखो ये अब मिनिमम है या नहीं कैसे डिसाइड करोगे तुम, ये मिनिमम है क्या, तो मिनिमम है क्या देख लो। तो ये तुमको क्या जाना था कि ये P प्लस पी भी जाना था। तो इसका मतलब ये P का लेंथ और P ये जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। ये P का लेंथ और P और ये कौन सा होगा, ए डैश ना, P डैश, ये इसका लेंथ सेम होना चाहिए। क्या ये लेंथ सेम है क्या, देख लो। जब मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये तो इसका इमेज है, इसका मतलब ये अपोजिट, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। अब ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है, अगर अपोजिट ये एंगल अगर सेम है तो कॉमन साइड हो गई। इसका मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो सेम होगा ही होगा बराबर ना। मतलब क्या होगा कि तुम ऐसे लेंथ गिन लो या फिर ऐसे लेंथ गिन लो,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन से लेंथ गिनने से एक फ़ायदा ये होगा कि तुमको तुरंत समझ में आएगा कि ये मिनिमम लेंथ ही है। ओके, तो इसलिए क्या होगा फिर, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, इससे और इससे पास करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और ये y माइनस एक्स के साथ उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको? ओके, इसके बाद तो ये लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y माइनस कितना होगा, ये 3 बराबर ना, ये लाइन मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, ये होगा y2 माइनस y1, 13 माइनस 3 होगा और 7 माइनस हो जाएगा 4। सही है ना, तो 13 माइनस 3 और 7 माइनस 4 ये होगा तुम्हारा स्लोप, और यहाँ से कितना आएगा, x माइनस हो जाएगा 4। सही है, तो ये कितना हो रहा है, y इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा 10, और ये नीचे कितना आएगा 7 माइनस 4 मतलब होगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा x माइनस हो जाएगा 4। सही है, और ये जो प्लस 3 है वो आगे जाएगा ऐसे। तो अब इस साथ सॉल्व कर देना है, तो y और x दोनों सेम ही है, y और x दोनों सेम है, तो y x के बदले कितना रख दो, y रख दो, तो ये होगा y 10/3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये होगा y। क्यों, क्योंकि ये x और y तो दोनों सेम ही है ना। तो इसके बाद कितना आएगा, ये 40 होगा 3, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये करेंगे 9/3, तो क्या होगा कि सबका बेस सेम हो जाएगा, तो कितना होगा 3 इधर आ जाएगा, तो 3y, ये होगा 3y और माइनस हो जाएगा 10y बराबर ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -31। सही है, तो ये कितना हो रहा है वैसे देख लो, ये माइनस हो जाएगा 7y और इक्वल हो जाएगा -31, मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 31/7 आ जाएगी, 31/7 आ गई। तो y की वैल्यू अगर इतना है तो क्या होगा, x की वैल्यू भी कितना होगा, 31/7 ही होगा। तो ये कहाँ गया, तो ये 31/7 और 31/7 बराबर ना, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, ओके। तो करना क्या क्या था, आपको समझ में आया क्या? तो करना ये था, जब ऐसे मिनिमम वाले में आ जाते हैं प्रॉब्लम, तो मिनिमम वाले में केस में क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर एक तरफ पे होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक का इमेज ले लेंगे दूसरी साइड पे और दोनों से पास करवा देंगे एक लाइन, और ये लाइन जहाँ पे कट करती है उस लाइन को उस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा पी पॉइंट होना चाहिए, ताकि ये पी बी प्लस पी ए मिनिमम हो जाए। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग साइड पे होते तो कोई ज़रूरत ही नहीं इमेज लेने की, सीधा सीधा उससे लाइन पास करवा दो। ठीक है, तो फटाफट पहले वाली केस में क्या था कि दोनों पॉइंट एक साइड पे होना चाहिए, मिनिमम वाली केस, मैक्सिमम वाली केस में, और मिनिमम वाली केस में दोनों पॉइंट अलग अलग साइड पे होना चाहिए। अगर मैक्सिमम वाली केस में दोनों पॉइंट अगर अलग अलग साइड पे होते हैं तो उनको एक साइड पे लाना पड़ेगा इमेज लेके, और सेम चीज़ मिनिमम में भी वही करना है। अगर दोनों पॉइंट अगर एक साइड पे होते हैं तो उनको अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों साइड पे लेना पड़ेगा, एक की इमेज दूसरी साइड पे लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये साफ साफ इतना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x + 3y - 1, x + 2y - 1 और ax + by - 1 = 0 फॉर्म अ ट्रायंगल विथ ओरिजिन एज अ आर्थोसेंटर, देन a, b इज, मतलब क्या है कि इससे ट्रायंगल बन रहा है और उसका जो आर्थोसेंटर है ओरिजिन है, बराबर ना। तो ये कोई ट्रायंगल है और इसके साइड्स अपने को मालूम है, देखो ये साइड्स की इक्वेशन मालूम है, कितना ये होगा 2x और ये प्लस होगा 3y और होगा -1 = 0, और ये लाइन कौन सा होगा, ये होगा x + 2y और ये -1 = 0, और ये कैसे होगा, ये x + by और कितना होगा -1 = 0, बराबर है क्या। और ओरिजिन जो है इसका आर्थोसेंटर है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर जो हाइट जो आएंगे इसके, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करे, ऐसा मतलब हो गया इसका। ठीक है, तो आप कंडीशन कैसे बनाओगे, देखो इसका जो स्लोप आएगा इस लाइन का, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, लेकिन उसके लिए तुमको चाहिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बराबर है क्या। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, और ये पॉइंट कोऑर्डिनेट तो इन दोनों को सॉल्व करके मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा और इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ करना पड़ेगा तुमको। एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या होगी, देखो तुम इसका इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बोलो, इसका इक्वेशन डायरेक्ट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा, देखो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से जाते हैं हम लोग, तो ये L1 है तुम्हारा और ये L2 है, बराबर ना। तो तुम L1 और L2 से पास करने वाली सारी लाइन का जो इक्वेशन है L1 + λ टाइम्स ऑफ L2 = 0, ऐसे निकाल सकते हो, बराबर है क्या। और अगर पर्टिकुलर मुझे ये लाइन चाहिए तो ये कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, 0,0 से पास कर रही है, तो 0,0 इसके अंदर रख के लैम्डा इक्वल निकाल सकते हो, तो इसका पर्टिकुलर इसका इक्वेशन निकल जाएगा। ये थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिर ये लगा लेते हैं, तो कितना होगा L1 मतलब इस वाले केस में कौन सा है, तो ये है x + कितना 2y और -1, ये होगा L1 और प्लस हो जाएगा कितना लैम्डा टाइम्स ये होगा 2x और प्लस हो जाएगा कितना 3y -1 और = 0, ये होगा तुम्हारा
इक्वेशन, किसका इक्वेशन है ये, इस पॉइंट से पास करने वाले सारी लाइन का इक्वेशन है, बराबर ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 0,0 से पास करवाना पड़ेगा ताकि अपने को इस लाइन का इक्वेशन मिल जाए। तो क्या ये जीरो तो ये -1 हो गया, प्लस हो जाएगा लैम्बडा, ये जीरो ये होगा -1, तो इसका मतलब कितना हो गया, तो लैम्बडा की वैल्यू कितना आ गई, -1 आ गई, बराबर ना। तो लैम्बडा की वैल्यू जब -1 इसमें रख देंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो इस लाइन का इक्वेशन होगा, मतलब ये वो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, इसको ABC बोल दो ना, ठीक है। तो कितना बन गया फिर ये बन जाएगा x प्लस हो जाएगा 2y और ये होगा -1, इसमें -1 रख दिया तो ये होगा -2x, ये होगा -3y और होगा +1 और इक्वल 0, तो x और x कैंसिल होगा, तो ये -x और -y और इक्वल 0 होगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 0, ऐसा बन गया। मतलब इसका जो स्लोप है तुम्हारा कितना है, -1 है। तो तुम्हारी ये कंडीशन तो मिल गई, इसका स्लोप कितना आएगा, -1, बराबर ना। और नीचे वाली लाइन का जो स्लोप है कितना है, -a/b के बराबर है, बराबर। तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो इसका इक्वल 0 नहीं, इक्वल टू कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, बराबर ना। तो ये इक्वल टू कितना आएगा, -1 आना चाहिए। तो देख लो कितना हो गया फिर ये माइनस माइनस कैंसल, तो -a इक्वल हो जाएगा b, मतलब ये की वैल्यू कितना है, -b के बराबर होगी। तो देख लो, मतलब दोनों का साइन उल्टा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन भी है, तो अब बी और डी में कैसे जाएंगे वो देख लो। अभी अब एक और कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, अब बी से पास करने वाली लाइन, बी से पास करने वाली लाइन के सारे जो इक्वेशंस है, मतलब फैमिली ऑफ लाइन लगा देते हैं। कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ax प्लस हो जाएगा by और -1, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कितना, ये लैम्बडा टाइम्स कितना आना चाहिए, x प्लस, मतलब वही आएगा, लैम्बडा की वैल्यू -1 ही आएगी वैसे इस वाले केस में भी, क्योंकि 0,0 रख देंगे ना, तो क्या होगा कि x और x वाले तो टर्म तो कैंसिल ही होंगे। तो लैम्बडा की वैल्यू कितना आ गई, -1, तो लैम्बडा की वैल्यू जब -1 इसमें रख देंगे तो कितना होगा देखो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ax -1, बराबर ना। तो ax प्लस हो जाएगा by, चलो लिख ही लेते हैं ना, -1, और ये कितना आएगा, ये होगा -x, ये होगा -2y और ये होगा +1 और इक्वल 0, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। और यहाँ से आएगा a -1 इंटू होगा x और कितना आएगा b माइनस हो जाएगा 2 इंटू होगा y और इक्वल हो जाएगा 0, तो ये एक इक्वेशन आ गया। अब इसका ये किसका इक्वेशन है वैसे, इस लाइन का, मतलब BO लाइन का हो गया। अब BO जो लाइन है, ये जो AC लाइन है उसको परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो स्लोप आएगा कितना आएगा, माइनस टाइम्स होगा a -1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा b -2 और इंटू कितना होगा, इसका स्लोप जो है इस लाइन का कितना आएगा, -2/3 है, तो ये होगा -2/3। इसका जो प्रोडक्ट आएगा कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा। क्यों 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये इसका हाइट है इसलिए, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस तो यहीं से कैंसिल हो गया, तो होगा 2a माइनस हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये होगा 3b, बराबर ना, ये 3b माइनस हो जाएगा 6 और ये -1 का -1 यहाँ पे है, बराबर ना। मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके उधर लेके गया, तो इस सबको इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा, ये होगा 3b और होगा यहाँ पे 2a का 2a रहेगा और ये -6 -2 कितना आएगा, -8 आएगा, इक्वल 0 आएगा। तो ये तुम्हारा ये कंडीशन आया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे कितना, b की वैल्यू कितना हो जाएगी, b की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -a के बराबर है, तो यहाँ पे रख देंगे कितना, तो ये होगा -3 टाइम्स ऑफ a, क्या किया मैंने, b के बदले ये रख दिया, प्लस हो जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ a, -8 इक्वल 0 होगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ जाएगी, -8 आ जाएगी, a की वैल्यू -8, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितना होगी, +8 होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें देगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वेरिएबल्स है, तो ये पॉइंट तो बहुत मतलब खतरनाक आएगा, ये और बी के बीच में कंडीशन आएगी। तो उससे बेटर हमने क्या किया, फैमिली ऑफ लाइन से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ लाइट रे emerging from the point source placed at P 2,3 is reflected at the point Q on the y-axis and then passes through the point 5,10. कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज, क्या बोला है, पहले तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में बात चल रही है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, x एंड y एक्सिस हो गया ये। अब क्या बोला उसने कि लाइट रे जो है पास, मतलब कहाँ पे 2,3 है, तो ये रहा तुम्हारा 2,3, ये पॉइंट तुम्हारा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट Q कहाँ पे होगा, मान लेते कहीं Q यहाँ पे है, क्योंकि जो ऊपर जाना है ना, इसको ऐसा होके ऐसा 5,10 तक जाना है, तो इसका मतलब लाइट कैसे हो रही है कि यहाँ से इसके ऊपर टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा 5,10 के बराबर है, तो ऐसा है। तो तुमको क्या करना है कि इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देना है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उसके बारे में सोचो, ठीक है। अब देख लो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, तो ये कुछ तो 0 होगा और कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ऐसे 0, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है
ये जो मतलब ये अगर इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड है तो ये क्या होना चाहिए, ये जो इसका ये जो एंगल बनेगा इस साइड पे और ये जो एंगल बनेगा वो दोनों सेम होना चाहिए, बराबर ना। तो ये दोनों एंगल कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये भी एंगल कितना होगा थीटा और ये भी एंगल होगा थीटा, एक तो ये चीज़ है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखो अब इसका जो स्लोप आएगा ये तो उसका आएगा पॉजिटिव और इसका स्लोप आएगा नेगेटिव, बराबर ना, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है और ये क्योंकि ये डिक्रीजिंग लाइन है, इंक्रीजिंग लाइन। तो सीधी सीधी बात ये है कि इसका जो स्लोप आएगा अगर ये एम है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा एंगल तो उतना ही है ना इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उतना ही, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप कितना आएगा, ये आएगा माइनस एम। सही है क्या, मतलब इसका स्लोप आएगा प्लस एम, इसका आएगा माइनस एम, बस इतना ही फर्क है। तो बस इसके स्लोप के साथ ही कंसिडर कर लेते हैं। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है कि ये किसका स्लोप है, ये स्लोप हो गया किसका, ये इसको अगर नाम देते हैं ना तो ये पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, तो ये किसका पॉइंट है, और ये पी है और ये आर है ऐसा ना। तो ये आर क्यू का जो स्लोप है, आर क्यू का स्लोप कैसे आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, और जो पी क्यू का जो स्लोप आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा निगेटिव, बराबर ना। तो इसका मतलब पी क्यू के स्लोप को अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर क्यू के बराबर आ जाना चाहिए। तो कर लो फिर ये स्लोप को कंपेयर, तो ये होगा 10 माइनस होगा अल्फा, 10 माइनस अल्फा डिवाइड बाई कितना आना चाहिए 5 माइनस हो जाएगा 0 और इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस टाइम्स कितना होगा, ये होगा 3 माइनस होगा अल्फा डिवाइड बाई कितना आएगा 2 माइनस हो जाएगा 0। सही है क्या, ओके। तो कितना आएगा देखो ये होगा 20 माइनस हो जाएगा 2 अल्फा, बराबर है। और इस साइड से कितना आ जाएगा, इस साइड से होगा ये निगेटिव भी तो है ना, तो ये होगा -15 और होगा प्लस हो जाएगा कितना 5 अल्फा, बराबर है क्या। तो ये 15 को इधर लेके आएंगे तो कितना 35 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 7 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 5 आ जाएगी। तो 0,5 ये तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए, तो 0,5 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। सही है, तो बहुत ईजी था वैसे, बस ये स्लोप से ही काम हो जाता। अब अगर टैन थीटा की वैल्यू लगाते तो फिर वो मॉड आ जाता दोनों तरफ से, फिर प्लस और माइनस में जाना पड़ता, बेकार का एक वैल्यू पे आ जाता एक वैल्यू पे नहीं आ जाता, तो वो करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि एंगल थीटा और थीटा अगर माइनस थीटा एंगल है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो बस ये एम इक्वल्स टू माइनस एम, मतलब ये जो है M1 इक्वल्स टू माइनस M2 ऐसा कर दो तो काम चल जाएगा। इसका स्लोप है M1 और इसका स्लोप है M2 ऐसे। ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है 3,1 से पास कर रही है और बोला गया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करेगी ए एंड बी में, और हमको बोला गया क्या कि ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम है, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस लाइन का मैक्सिमम है। तो हमने को एरिया निकालना है ओ ए बी का, वो मतलब क्या ओरिजिन है और ये मतलब जो स्ट्रेट लाइन ये पे एक्सेस को ये पे कट करेगी और वाई को बी पे कट करेगी, तो उसके बीच का मैक्सिमम मतलब एरिया निकालना है। और क्या कंडीशन है, ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, और पास कहाँ से कर रही है, ये 3,1 से पास कर रही है, तो ये होगा तुम्हारा 3,1। ठीक है, आज एक इसी सेशन में हमने 8 या 9 टेंशन जो क्वेश्चन था ना वो दोनों सेम ही थे वैसे, और उसमें ऐसा था कि एक पॉइंट था 3,1 ना, पता नहीं मतलब ऐसा ही कुछ था, और बाद में एक 1,2 था शायद, और 1,2 से पास करने वाली एक लाइन चाहिए था जो कि 3,1 इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आज ही के मतलब सेशन की बात है ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या किया था कि ये जो लाइन है इससे अगर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए था कि इससे जो लाइन आ रही है मतलब पी ये जो इस पॉइंट से 3,1 से जो लाइन आ रही है किसके ऊपर 1,2 के ऊपर, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा। ये अभी के आज ही के क्लास की मतलब बात है, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर ये बोला गया है कि ओरिजिन से अगर इस ओरिजिन से जो लाइन है जो कि 3,1 से पास करी हो और मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ जब ओरिजिन को इस साथ ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, मतलब वो अगर इसको अगर तुम नाम दे रहे हो पी, वो पी को जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा वही तुम्हारा क्या होना चाहिए, वही लाइन इस ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस पे ए में कट कर गया और इसमें बी में कट कर गया, बराबर है क्या। तो मतलब ये लाइन ये भी लाइन अगर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन से जो लाइन आ रही है पी को जो ज्वाइन करेगी उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधी सी मीनिंग है। ठीक है, तो कैसे करोगे फिर अब तुमको क्या करना है, अब तुमको करना है इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन निकालने के बाद ए और बी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, और ये तो अभी इक्वेशन तो बहुत आराम से निकल जाएगा क्योंकि तुमको ये मालूम चल गया कि ये ओपी को ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका मतलब ओपी का स्लोप मिल जाएगा क्या, कितना मिला 1/3। इसका मतलब ये बी का जो स्लोप आएगा कितना आएगा -3 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना आएगा y-1, बराबर ना, क्योंकि ये पी पॉइंट्स पास करने वाला है और स्लोप कितना है -3 है, तो होगा x माइनस कितना आना चाहिए, x माइनस हो जाएगा 3। सही है, तो ये इक्वेशन कितना बनेगा, इक्वेशन बनेगा 3x और प्लस हो जाएगा y
और ये हो जाएगा 10। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स हो जाएगा 10। ये होगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ए बी का इक्वेशन। अब अगर ए के कोऑर्डिनेट चाहिए तुमको तो वाई को जीरो करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ओके, और बी के अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसमें करना पड़ेगा एक्स को जीरो, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको ए के कोऑर्डिनेट निकल गए कितना 10/3 कॉमा होगा 0, और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट मिल गए 0,10। इसका मतलब ओ बी डिस्टेंस मिल गया तुमको 10 और ओ ए डिस्टेंस मिल गया 10। अब अगर तुमको एरिया चाहिए किसका, ट्राइंगल ओ ए बी का, बराबर, तो कितना होगा, ये हाफ टाइम्स हो जाएगा ओ ए और होगा इंटू कितना ओ बी, मतलब बेस इंटू हाइट होगा और हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हाफ का हाफ होगा, ओ ए कितना है इसमें, ओ ए है तुम्हारा 10/3, बराबर ना, और ओ बी कितना है, ओ बी हो जाएगा 10 के बराबर। तो देख लो कितना होगा, ये होगा 2 और 2 कैंसिल, ये मतलब 5, ये होगा 5 इंटू 10 मतलब हो जाएगा 50, तो 50 बाय होगा 3, सही है। तो 50/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये ऑप्शन हो जाएगा, सही है क्या। तो बस इसमें ये कंसेप्ट था कि अगर ओरिजिन से अगर कोई मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर लाइन होती है तो जिस पॉइंट से वो पास करेगी उस पॉइंट को और ओरिजिन को ज्वाइन कर लो और वो लाइन उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे इसके प्रॉब्लम्स, नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स हम लोग अगले वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।